Adaniya Agrawal sir, all the other dignitaries on the dais, off the dais. So we had a very inspirational lecture from Agrawal sir. इसको आप okay attached. Yeah. I'll start my topic from where Agrawal sir left the things. As we all know कि आज का हमारा जो डिस्कशन है ये पूरा का पूरा डिस्कशन इज ऑल अबाउट जीएसटी ऑडिट. अगर जीएसटी ऑडिट नहीं कराया तो क्या होने वाला है, मैं वहां से स्टार्ट करूंगा. अगर जीएसटी ऑडिट नहीं किया तो क्या होने वाला है? पेनल्टी. कितने अमाउंट का पेनल्टी लगेगा? Maximum 25,000 in one act. Maximum 20,000 in one act, that means maximum 50,000. That's it. अभी प्लीज कोरिलेट कीजिए जो अग्रवाल साहब ने इतनी देर तक बताया था. क्या हम जो जीएसटी ऑडिट करने जा रहे हैं या जो हमने अभी तक जीएसटी ऑडिट के बारे में देखा है, जितना हमें उसमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, हम उसका रेम्युनरेशन किससे कोरिलेट करें फिर वापस से? अगर हमें यह लगता है कि वो लेट फीस से कहीं भी इसका कोई कोरिलेशन है तो मेरे ख्याल से एक भी असाइनमेंट हाथ में नहीं लेना चाहिए. बट आई सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू गिव सम वैल्यू एडिशन टू द क्लाइंट. अगर मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि मैं मेरे क्लाइंट को कोई वैल्यू एडिशन दे सकता हूं, तब मुझे लगता है ये जीएसटी ऑडिट बोलिए, इसको आप रिव्यू बोलिए, कोई और नाम दीजिए, थर्ड नाम दीजिए, तब ये कोई मीनिंगफुल चीज मुझे लगता है. एंड आई बिलीव इट इज. कैसे कैसे होगा, क्या क्या इंपैक्ट होगा, मैं कुछ केस स्टडीज मैंने आपके लिए बनाई हैं विच आई शेयर इट विद यू लास्ट में, कि क्या क्या कहां कहां हम वैल्यू एडिशन दे सकते हैं. इसके बहुत सारे चीजें हो सकते हैं, कुछ ग्लिम्स मैं आपको बताऊंगा. बिफोर स्टार्टिंग ऑन टेक्निकल एस्पेक्ट्स, दो तीन पोजर मैं आपके सामने रख रहा हूं. वन इज कॉमन क्वेश्चंस जो हमारे सामने दिमाग में सीधा सीधा आते हैं कि क्या कॉमन इश्यूज इनिशियली. आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि 99C और ये जीएसटी ऑडिट से रिलेटेड, आई एम नॉट सेइंग कि जीएसटी के कोर लॉ से रिलेटेड, जीएसटी ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजंस देख चुके हैं, 99C देख चुके हैं? सर अच्छे से हाथ उठाइए, देखिए अभी नंबर बहुत कम है. कितने लोग हैं नहीं देख चुके हैं? जो 70, 10, 20 बताना नहीं चाहते, नो प्रॉब्लम. सो मैं उन 20 को भी 70, 10 में डिवाइड कर देता हूं. सो जो लोग अभी तक बिल्कुल भी नहीं देखा है या फिर जिन्होंने थोड़ा टच कर लिया है, उन लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस जो दिमाग में कॉमनली आते हैं. वन, इज इट अ सेपरेट ऑडिट? क्या जीएसटी एक्ट में हमको अलग से कोई ऑडिट करने का है? वन. ओके, मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चंस कॉमन अभी आपके सामने रख रहा हूं. बाय द टाइम, जो भी मेरा टाइम जितना भी अलाउ करेंगे आप लोग, प्लीज जस्ट 15 मिनट पहले बता दीजिएगा कि अब बंद करना है. एकदम शॉर्ट नोटिस पे पर्ची नहीं. सेकंड, ये जो टर्नओवर की हम बात कर रहे हैं, 2 करोड़ आप लोगों ने सुना होगा. 2 करोड़ सबको पता है, 2 करोड़ के ऊपर जीएसटी का ऑडिट होना है. सो ये 2 करोड़ का जो टर्नओवर है, उसमें मुझे जो टाइम लिमिट काउंट करना है, ये 9 मंथ्स का मेरा टर्नओवर लेना है या पूरे 1 साल का लेना है? देखिए आंसर आने लग रहे हैं. इंस्टीट्यूट का एक टेक्निकल गाइड इश्यू हुआ था, उसको देखा किसी लोगों ने? और तो 99C वाले अगर 10% थे तो आई एम श्योर टेक्निकल गाइड तक पहुंचने वाले तो 2 या 3% होंगे. ओके, नेक्स्ट मैं बात ये करता हूं. लेट अस अज्यूम महाराष्ट्र में, मेरे को ये निकालना है कि महाराष्ट्र में ऑडिट होनी है नहीं. लेट अस अज्यूम जयपुर में कंपनी का हेड ऑफिस है, वहां पर उसका टर्नओवर 25 करोड़ रुपए का है. जयपुर में उसकी एक ब्रांच या बॉम्बे में ब्रांच या मार्केटिंग ऑफिस है जिसका कि टर्नओवर बॉम्बे में 1 करोड़ का है. आई गेटिंग द फिगर्स? बॉम्बे में सेम कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए का है, जयपुर में टर्नओवर 25 करोड़ रुपए का है. वेदर in Mumbai I am supposed to get my accounts audited or not? And fourth common question is, if I am having a same turnover 1.5 crore in Mumbai, 1.5 crore in Jaipur, then whether I am supposed to get my accounts audited?
यस, ओके, वेरी गुड। सो 4 के 4 आंसर तो आपको पता है, मैं थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट में भी इनको डिस्कस करूंगा। सेकंड चीज आती है, अब ये सिर्फ मैं उन्हीं लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने देखा है, ठीक है सर। सो जो कॉमन इश्यूज सामने आते हैं वो ये हैं कि अगर मान के चलिए वैल्यूएशन में कुछ डिफरेंस है, लेट अस अज्यूम, एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। देयर इज अ कैंटीन इन अ पर्टिकुलर फैक्ट्री। जो फैक्ट्री जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो असेसी है, जो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है, उसके यहां पर एक कैंटीन है। कैंटीन में एम्प्लॉइज को फूड सप्लाई किया जाता है। कैंटीन इज ओन्ड बाय द कंपनी ओनली। लेट अस अज्यूम जो फूड की कॉस्ट आती है वो तकरीबन 90-95 रुपए के आसपास है, और जो एम्प्लॉय को फूड दिया जाता है वो दिया जाता है 10 रुपीज पर मील। आई एम टॉकिंग अबाउट पर मील 10 रुपीज कंपनी बेसिकली चार्ज करती है या सैलरी में से डिडक्ट कर लेती है, वॉट एवर वे यू कैन से, जबकि एक्चुअल कॉस्ट इज समवेयर 90-92 रुपीज। नाउ व्हाट हैपेंड, वो जो 10 रुपीज कंपनी ने चार्ज किए थे, जो कंपनी ने 10 रुपये एम्प्लॉय से चार्ज किए थे, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया और डिपॉजिट करा दिया। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसा होने वाला है ना? नहीं होने वाला? हाँ, बहुत लोगों ने नहीं किया। वो टाटा वाला जजमेंट पुराने लॉ का था, यहां जीएसटी में नहीं है। जीएसटी में बिजनेस की डेफिनेशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। पुराने लॉज में अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग जजमेंट्स अवेलेबल थे, जहां पर ये पर्टिकुलर एक्टिविटी बिजनेस है भी या नहीं कंपनी का, ये क्वेश्चन में था। बट इन जीएसटी लॉ इट इज प्रीटी क्लियर, it is pretty clear that it is a business activity. The moment it is a business activity, it will be a supply. And please mind, explanation to section 15 says employer and employee are the related party. Now what gonna happen, वैल्यू रिलेटेड पार्टी के केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं हो सकती, यानी कि जितना आपने अमाउंट चार्ज किया उसके ऊपर टैक्स नहीं देना है। वो किसके ऊपर देना है? रूल्स के हिसाब से कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। तो रूल्स बोलते हैं ओएमवी, ओपन मार्केट वैल्यू। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो फेयर वैल्यू, विच इज अ काइंड ऑफ कि सेम काइंड ऑफ सप्लाई के लिए, सेम काइंड ऑफ क्वालिटी के गुड्स या सर्विसेज कितने मिल रहे हैं। लेट अस अज्यूम वो फिगर भी अवेलेबल नहीं है, देन रूल 30 सेज कॉस्ट प्लस 10%। लेट अस अज्यूम हमारा 90-92 के रुपए के आसपास में कॉस्ट कह रहा था, तो 100 रुपीज द कॉस्ट प्लस 10%। लेट अस अज्यूम दैट। सो उसका आइडियली लॉ के हिसाब से वैल्यू होना चाहिए था 100 रुपीज, लेकिन मैंने जो चार्ज किया मेरे एम्प्लॉय से 10 रुपीज चार्ज किया। मैंने जीएसटी जो डिस्चार्ज किया वो भी 10 रुपीज पर ही डिस्चार्ज किया, लेकिन लीगली जो वैल्यू है वो लॉ के हिसाब से वैल्यू 100 रुपीज होनी चाहिए। जब मैं ऑडिट कर रहा हूं जीएसटी वाला, तो ये ट्रांजैक्शन मेरे सामने आता है कि 10 रुपए कंपनी ने चार्ज किए, 10 रुपए के ऊपर जीएसटी देना है। सो क्या ये वाला पर्टिकुलर आइटम जो मैंने आपसे शेयर किया, दैट मींस देयर इज अ गैप इन वैल्यूएशन, कि मुझे लग रहा है कि ये वैल्यू 100 रुपए के ऊपर टैक्स देना था, लेकिन जो टैक्स दिया वो 10 रुपए के ऊपर दिया है, वो 9C में कहीं रिपोर्ट होना है क्या? क्या ये ट्रांजैक्शन कहीं रिपोर्ट होना है? सेम वे प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर गलत चार्ज किया तो क्या ये ट्रांजैक्शन मेरे 9C में कहीं आना है? सेम वे टाइम ऑफ सप्लाई, कि अगर टाइम ऑफ सप्लाई यानी लेट अस अज्यूम कोई सर्विस प्रोवाइडर था, उसने एडवांस रिसीव किया और एडवांस रिसीव के ऊपर टैक्स उसको देना चाहिए था लेकिन उसने नहीं दिया। ना ऑडिटर गेट टू नो दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन विल बी बिट इंटरेक्टिव, है ना? जो आप लोगों को लगता है, अगर मैं कोई क्वेरी ले रहा हूं तो एक बार रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कीजिए। तो क्या मुझे ये चीज कहीं 9C में डालनी है? डालनी है सर? ओके, मैं भी थोड़ा सा 9C का इंट्रोडक्शन भी लूंगा। अभी मैं सिर्फ कुछ पोजर डाल रहा हूं। आई एम जस्ट गिविंग सम फूड फॉर थॉट, जिससे कि दिमाग एक्सरसाइज करे कि मेरी ऑडिट का स्कोप क्या है। फिर उसके बाद मैं और 2 वर्ड यूज कर रहा हूं। क्या अगर मान के चलो मेरा क्लासिफिकेशन कुछ डिफरेंट है, यानी कि इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर इट इज क्लासिफेबल अंडर 12% रेट कैटेगरी, वेयर बाय असेसी ने उसके ऊपर 5% दे रखा है, आप उसको कहते हो नहीं हमारे हिसाब से 12%, असेसी कहता है नहीं जी आपका इंटरप्रिटेशन गलत है, मेरे हिसाब से तो 5% ही रेट है इसके ऊपर। नाउ व्हाट इज आवर स्कोप? सो ये कुछ पोजर के साथ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा।
मेरा जितना भी टाइम शेड्यूल है उसको मैं 2 पार्ट में आप लोगों से को डिवाइड कर रहा हूं, बिकॉज अभी मैं जब हमारा ये करिकुलम आज का देख रहा हूं तो आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट लिखा हुआ है दिस इज स्कोप प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिटर्न एंड जीएसटी ऑडिट। अभी तक की अगर मैं बात करूं तो ये एनुअल रिटर्न और जीएसटी ऑडिट का मतलब कॉमनली हम सब लोग ज्यादातर 2 ही बातें समझते हैं। व्हाट इज एनुअल रिटर्न? 9। व्हाट इज जीएसटी ऑडिट? 9C। दैट्स इट। पर 9 और 9C, फिर इस सेशन की जरूरत क्या है? 9 इज इन द नेक्स्ट सेशन, 9C इज इन द लास्ट सेशन। गेटिंग माय पॉइंट? 9 is in the next session and 9C there is the last session for it. So ये तो हम थोड़ी देर के लिए गपबाजी करने के लिए आ गए, ये मान सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको प्रिसाइजली और बताता हूं क्या है ये सेशन। 9C is more or less like your 3CD। जब हम इनकम टैक्स की ऑडिट करते हैं वी यूज टू फाइल अ फॉर्म 3CD। थोड़े दिन पहले मैं मेरे ऑफिस में डिस्कस कर रहा था, वहां पर हमारे नॉर्मली हमारे ऑफिस में इंडायरेक्ट टैक्सेस डील नहीं होता है, लेकिन एक दूसरा सेपरेट टीम है, एसोसिएट्स कह सकते हैं। उनके साथ जब मैं डिस्कस कर रहा था मैंने कहा आप ये बताइए कि आप जब टैक्स ऑडिट करते हो तो वो क्या क्या देखते हो कॉमनली हर असेसी में, इंडस्ट्री वाइज स्पेसिफिक नहीं, कॉमनली हर इंडस्ट्री में क्या क्या देखते हो? तो किसी ने कुछ बोला, किसी ने बोला कैश एक्सपेंडिचर, किसी ने बोला लोन लिया या नहीं दिया, किसी ने बोला टीडीएस काटा नहीं काटा, समथिंग समथिंग समथिंग, कोई 12 या 13 आइटम मुझे ऐसे कॉमन फटाफट लोगों ने गिना दिए कि ये चीजें वो हम लोग देखते हैं। मैंने उनको बोला कि इसमें से एक भी आइटम ऐसा है जो 3CD में कवर नहीं है, जो आप देखते हो, जो कॉमनली आप देख रहे हो। एंड सरप्राइजिंगली वहां पर एक भी आइटम ऐसा नहीं था जो कि वो कॉमनली देख रहे हैं और 3CD में कवर नहीं हो रहा। प्रिसाइजली वो स्कोप गवर्न हो रहा था 3CD से। So here also 9C is more or less like 3CD। अभी मैं उससे एक स्टेप पहले के ऊपर आता हूं। 3CD से पहले एक डॉक्यूमेंट और हम साइन करते हैं जो कि शायद हमने जब आया होगा तब पढ़ा होगा, उसके बाद शायद पढ़ा भी नहीं होगा। What is that? 3CB और 3CA। What is that? That is audit report। इसी तरीके से यहां पर एक सर्टिफिकेशन है। The term used in the law is certification in a format 1 and format 2। जैसे वहां पर वर्ड यूज होता है 3CB and 3CA, यहां पर जो 3CB है उससे मिलता जुलता है। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली सेम, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस और क्या क्या चीजें आ रही है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। सो जो 3CB के एट पार है दैट इज फॉर्मेट 1, और जो 3CA के एट पार है दैट इज फॉर्मेट 2। प्रिसाइजली जब 3CB की बात करते हैं हम तो उसमें बैलेंस शीट के ऊपर व्यू एक्सप्रेस करते हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू है, उससे कुछ कुछ मिलती चीज है। सो बेसिकली मेरा जो सेशन का डिस्कशन रहेगा दैट विल बी फर्स्ट पार्ट, इसी के ऊपर फोकस रहेगा कि वो जो ऑडिट रिपोर्ट हम दे रहे हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड आई बिलीव यहां पर जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो बहुत बढ़ जाती है इवन एज कंपेयर टू इनकम टैक्स एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। वो क्या, कैसे, आई विल डिस्कस इट विद यू। फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट से क्विकली लीगल प्रोविजंस क्या क्या हैं। सेक्शन 44 की अगर मैं सेक्शन 44 गवर्न करता है एनुअल रिटर्न फाइलिंग एंड ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग। 44(1) आपके सामने स्क्रीन पर है। लॉ स्पेसिफिकली ये कहता है, आई विल नॉट रीड द लॉ। 44 प्रिसाइजली ये कहता है कि आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है सभी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को एक्सेप्ट दीज 3 कैटेगरी। वो 3 कैटेगरीज क्या हैं? वन इज जो टीडीएस काटने और कलेक्ट करने वाले हैं, डिडक्टर एंड कलेक्टर ऑफ टीडीएस। सेकंड, जो मेरे सीटीडी और एनआरटीपी हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उन लोगों को फाइल करने की जरूरत नहीं है, वो जो अपना रेगुलर फाइल करते हैं वही फाइल करेंगे। एंड नेक्स्ट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, दैट्स इट। इन 3 कैटेगरीज के अलावा सभी लोगों को एनुअल रिटर्न फाइल करना है। और एनुअल रिटर्न का जो फॉर्म है ये जाके रूल्स में बताया गया, फॉर्म इज 9 for all assessee except composition, and for composition dealer it is a 9A, that's it. This is what the law 44(1). एक चीज और आप अगर इसमें नोटिस करेंगे तो you will find कि यहां पर स्पेसिफिकली लॉ में बोला गया by 31st December, by 31st December। If you will refer to other provisions of the law, जहां पर कि आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई और रिटर्न फाइलिंग के प्रोविजन है, विच आर 37, 38, 39,
यू विल फाइंड वहां पर स्पेसिफिकली पावर है जो गवर्नमेंट को दिया हुआ है कि गवर्नमेंट को अगर डेट एक्सटेंड करनी है तो गवर्नमेंट डेट एक्सटेंड कर सकती है। कमिश्नर के पास पावर है, कमिश्नर कैन एक्सटेंड। यहां पर ऐसी कोई पावर नहीं है। जबकि जब मैं यहां आ रहा था तो आते वक्त ही मेरा डिस्कशन सबसे पहला ये था, जो भी लोग रास्ते में थे, हाँ तो डेट तो बढ़ने वाली है, कितनी बढ़ने वाली है। सो प्रिसाइजली हम सबके दिमाग में ये सेटल्ड है कि 31 मार्च से है ही ना सर। अनफॉर्चुनेटली यहां पर कोई प्रोविजन ही नहीं है डेट बढ़ने का। और डेट बढ़नी है ये भी पता है हम सबको, वो कैसे बढ़नी है उसका रीजन बहुत सिंपल है। ये जो फॉर्म हमारा 1 जुलाई 2017 को आ जाना चाहिए था वो आज तक नहीं है। आज तक सिर्फ नोटिफाई हुआ है, इसकी यूटिलिटी आज तक भी अवेलेबल नहीं है। यानी कि अगर मैं आज ये रिटर्न फाइल करना चाहूं, अगर मैं आज की डेट में ये ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना चाहूं, आई कैन नॉट फाइल इट। सो डेट तो बढ़ने वाली है। सो उसके वी नो व्हाट काइंड ऑफ अदर पावर्स द गवर्नमेंट हैज एक्सरसाइज। वो बेसिकली एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर 148 की है, वहां पर रिटर्न भी है। क्लास ऑफ पर्सन के लिए डेट मतलब रिटर्न के प्रोविजन चेंज किए जा सकते हैं। मे बी लेट फी से खत्म की जा सकती है। ऐसी चीजें हैं, वो चीजें होने वाली हैं। आई एम श्योर कि डेट वेट तो बढ़ेगी क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है। एंड इनफैक्ट फॉर्म में भी काफी सारी डेफिशिएंसीज हैं जो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगा। बाकी के जो आपके नेक्स्ट सेशंस होंगे उनमें इंपॉर्टेंट बात आएंगे। नाउ आई एम कमिंग, ये मैंने आपसे जो प्रोविजन डिस्कस किया था इट वाज इन रिलेशन टू एनुअल रिटर्न। नाउ आई एम कमिंग ऑन जीएसटी ऑडिट। जीएसटी ऑडिट के अगर मैं लीगल पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहा हूं तो टोटल 3 प्रोविजंस है लॉ में यहां पर, 35(5), 44(2) एंड रूल 80 सब रूल 3। दैट्स इट, दीज 3 प्रोविजंस आर देयर। इन 3 के आगे जाके कोई ऑडिट का डायरेक्टली कोई प्रोविजन नहीं। सबसे पहले 35(5) ये कहता है कि जो प्रिस्क्राइब लिमिट है अगर उससे ज्यादा किसी का टर्नओवर होता है, प्लीज माइंड माय वर्ड टर्नओवर, अगर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा टर्नओवर होता है, in that case the assessee is supposed to get his accounts audited. The registered person is supposed to get his accounts audited. ये मैं क्वेश्चंस के तरफ आपको रिकलेक्ट करा रहा हूं जो इनिशियली क्वेश्चन पोज किए थे। फिर उसके बाद 44(2) हमारा ये कहता है कि जहां पर भी ऑडिट होने की जरूरत है, वहां जो हमने एनुअल रिटर्न अभी बात की थी 44(1) में, वहां जो भी फाइल करनी है उसके साथ में 2 डॉक्यूमेंट और फाइल होंगे। क्या डॉक्यूमेंट फाइल होंगे? वन इज जो ऑडिट रिपोर्ट हमने बात की अभी अभी की 35(5) में होनी है, वो ऑडिट रिपोर्ट एंड अ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। सो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट वाज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ 35(5). रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट आ रही है 44(2) से। करेक्ट सर? छोटा सा एक पॉइंट दिमाग में आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंट बुक्स और माय एनुअल अकाउंट्स? कैन एनीवन टेल मी? सॉरी सर, समरी ऑफ इज व्हाट? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की समरी। वो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम नॉर्मली एनुअल जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बुक बनता है, ऑडिट होता है, बैलेंस शीट, P&L समथिंग समथिंग जो भी और उसके एनेक्सर्स हैं, कैश फ्लो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारा क्या है? हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड व्हाट इज बुक्स ऑफ अकाउंट? लेजर, कैश बुक, मे बी P&L एंड ट्रेडिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लेजर, अपार्ट फ्रॉम ये डेटर्स रजिस्टर, कलेक्शन रजिस्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्लीज हैव अ लुक एट बोथ द प्रोविजंस। लॉ आपसे क्या कह रहा है? आपको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है किस किस के बीच में? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और एनुअल रिटर्न में जो गैप है, जो टर्नओवर का गैप है, उसका तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है, लेकिन आपको अपलोड क्या क्या करना है? एनुअल रिटर्न, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अलॉन्ग विद अकाउंट्स। अपलोड क्या करना है? अकाउंट्स। सेम एनालॉजी 44(2) में देखिए, दोनों में क्या लिखा हुआ है? आपको अपलोड करना है अकाउंट्स, जबकि वहां पर लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या चीज है। सो प्रिसाइजली मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये लिखने का मिस्टेक है, जबकि आइडिया और जो एक्सपेक्टेशन है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही अपलोड करने, दो इट इज नॉट रिटन लाइक दैट। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा बस आपको पॉइंट आउट करा रहा था इसमें। नाउ लेट्स कम टू द वन अनदर एस्पेक्ट। मेरा वाला लैपटॉप होगा उसमें पॉइंटर, मेरा लैपटॉप बैग दे दीजिए।
अभी आप एक देखिए, ऑडिट होना किसका है? ऑडिट होना किसका है? रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन जिसका की टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा। नाउ व्हाट इज प्रिस्क्राइब लिमिट? 2 करोड़ रुपीस। नाउ व्हाट इज दिस वर्ड टर्नओवर? टर्नओवर का मतलब क्या है? प्लीज गो अहेड। आप कुछ बोल रहे थे। टर्नओवर का मतलब सेल्स, मतलब सब कुछ है सर। टर्नओवर सर्विस भी हो सकती है, हो सकता है ना। माय प्रिसाइज पॉइंट इज, क्या टर्नओवर में वो फिगर भी आएंगे जो कि मेरे राजस्थान से सप्लाई हुआ है? आएंगे? कैसे कह रहे हैं हम लोग ये चीज? मेरी राजस्थान से भी सप्लाई है, बॉम्बे से भी सप्लाई है। मेरी सप्लाई राजस्थान से भी है, बॉम्बे से भी है। क्या बॉम्बे वाले फिगर राजस्थान में इंक्लूड होंगे और क्या राजस्थान वाले फिगर बॉम्बे में इंक्लूड होंगे? प्लीज हैव अ लुक एट दिस वर्ड टर्नओवर। 35.5 पर्सन whose turnover during a financial year। देखिए, आई बिलीव ये जीएसटी लॉ है, इसको पढ़ने के तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। टर्नओवर टर्म इज नेवर डिफाइंड इन द जीएसटी लॉ। ये डिफाइन ही नहीं किया। 2 टर्म डिफाइन हुए हैं। वो टर्म क्या है? वन इज एग्रीगेट टर्नओवर 26 एंड सेकेंड इज टर्नओवर इन द स्टेट। ये 2 टर्म डिफाइन हुए, टर्नओवर टर्म डिफाइन नहीं हुआ। अब आगे चलते हैं एक स्टेप। थोड़ा सा अगर मैं उसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूं तो आपको एक रेफर दे, मेरे को खाली एक एक्ट नहीं पढ़ना, मुझे 2 लॉ पढ़ने हैं। हमेशा मुझे 2 लॉ साथ साथ पढ़ने। सीजीएसटी, एसजीएसटी, इट लुक्स लाइक कि ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, ट्विन ब्रदर्स लगते हैं, लेकिन एट टाइम उनका इंटरप्रिटेशन उनके हिसाब से निकालना पड़ेगा। लेट मी रेफर टू सेक्शन 25 सब सेक्शन 4 and 5 विच सेज, अगर मैं रजिस्टर्ड एक जगह पर हूं, किसी एक जगह मैंने रजिस्ट्रेशन लिया है और दूसरे स्टेट में मैं रजिस्टर्ड हूं या लायबल टू बी रजिस्टर्ड हूं, इन दैट केस फॉर ऑल द पर्पसेस ऑफ द एक्ट, मैं भी सीजीएसटी एक्ट रेफर कर रहा हूं, फॉर ऑल द पर्पसेस ऑफ द एक्ट, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग पर्सन माने जाएंगे। कानून क्या कह रहा है कि जो आप राजस्थान में हो और जो आप मुंबई में हो, वो फॉर ऑल द पर्पसेस ऑफ एक्ट हम क्या मानेंगे? ये 2 अलग अलग लोग हैं, एक लोग है ही नहीं। बाद में जाके प्रोविजन आ जाता है एक्सेप्ट रिकवरी, सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ रिकवरी। करेक्ट? नाउ लेट अस रेफर टू द टर्म व्हिच इज यूज्ड इन 80 सब रूल 3। इट यूजेस द टर्म एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर। लॉ ने क्या चीज के लिए ऑथराइज किया था रूल को? लॉ ने कहा था आप लिमिट बता दो खाली। लॉ ने कहा था आप लिमिट बता दो। लिमिट लॉ में बता दी गई 2 करोड़ रुपए, लेकिन साथ साथ में टर्नओवर की जगह उसमें वर्ड यूज कर दिया गया एग्रीगेट टर्नओवर। प्रिसाइजली माय हम्बल ओपिनियन इज, यहां पर रूल एक्ट से अल्ट्रा वायरस हो गया। ये मैंने अभी तक आपसे बात की थी सीजीएसटी एक्ट की। लेट्स कम टू द एसजीएसटी एक्ट। कैन फॉर द महाराष्ट्र जीएसटी एक्ट आई कैन से कि राजस्थान का टर्नओवर भी मेरे महाराष्ट्र वाले डीलर का टर्नओवर है? पहले भी होता था ना, मेरे कंपनी के 20 रजिस्ट्रेशन है पूरे इंडिया में। क्या कभी ये कहा था कि वहां राजस्थान वाला, यूपी वाला, एमपी वाला टर्नओवर मेरे यहां महाराष्ट्र का टर्नओवर है? यहां पर महाराष्ट्र जीएसटी लॉ भी ये कह रहा है कि दोनों लोग बिल्कुल अलग अलग हैं, कोई अलग एक नहीं है दोनों। करेक्ट? लेकिन एक हम सिर्फ कब मानेंगे? सिर्फ और सिर्फ इन केस समवेयर इट इज एग्रीगेट टर्नओवर टर्म इज यूज्ड। सो एग्रीगेट टर्नओवर लॉ में नहीं है, इट इज देयर इन द रूल्स। इट अपीयर्स प्राइमा फेसी की रूल्स जो है वो एक्ट की जो पावर दी हुई थी उससे सुपरसीड कर गया, अल्ट्रा वायरस हो गया। लेकिन पॉइंट इज, अल्ट्रा वायरस है या नहीं ये डिसाइड करने की अथॉरिटी हाईकोर्ट की है एटलीस्ट, उससे नीचे हम लोगों की नहीं। सो बाय दैट टाइम, जब तक कि कोई ये चीज अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर नहीं हो जाती, माय अजम्पशन इज कि हम लोग इसको एग्रीगेट टर्नओवर वर्ड को जो रूल में लिखा है, या तो हाईकोर्ट में रिट फाइल करें
कि भाई नहीं नहीं इसकी ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। जो मैंने इनिशियली आपसे 2 एग्जांपल लिए थे कि जयपुर में टर्नओवर 25 करोड़, मुंबई में 1 करोड़ या फिर 1.5 करोड़, दोनों जगह के ऊपर मुझे बॉम्बे में ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है ड्यू टू मेरा टर्नओवर बॉम्बे में ज्यादा नहीं है। तो इसके लिए या तो रिट फाइल करें कि मुझे ऑडिट नहीं कराना, और अगर रिट फाइल नहीं करना है तो फिर वी शुड ओबे 80 सब रूल 3। और रिट फाइल क्यों करेंगे? रिट फाइल करेंगे क्या सर? नहीं करेंगे ना। सो नहीं करते सर, आगे काम चलता रहेगा, तो अच्छी बात है। मैं एक बार वापस से समराइज कर रहा हूं कि हमारे जो प्रोविजंस हैं लॉ के वो क्या क्या हैं। प्रिसाइजली जब मैं एनुअल कंप्लाइंसेस की बात कर रहा हूं तो एनुअल कंप्लाइंसेस में 3 डॉक्यूमेंट हमारे फाइल होने हैं, GSTR 9, 9C एंड दिस ऑडिट रिपोर्ट। 9 इज अ एनुअल रिटर्न। सर ये कुछ GSTN की तरीके से एरर दे रहा है। हाँ अभी चला है। So 9 is a annual return. Please don't compare it with annual return of the VAT. सर्विस टैक्स में तो एनुअल रिटर्न आई नहीं, लेकिन वैट वाली एनुअल रिटर्न को बिल्कुल इसको मान के मत चलिए कि ये वैट वाली एनुअल रिटर्न। फॉर सम स्पेसिफिक रीजंस, नंबर 1, इट इज नथिंग बट एग्रीगेशन एक्सरसाइज। आप जो ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर चुके हो उसका सबमिशन डिटेल जो नेक्स्ट सेशन वाले मेरे से इमीडिएटली नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें आप क्लॉज बाय क्लॉज एनालिसिस देखेंगे। लेकिन मोटे तौर पे मैं कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहा हूं, इसमें कोई नई बात, नया कुछ एडमिट नहीं होना है। डोंट थिंक इसमें कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिट हो जाएगा, डोंट थिंक इसमें कोई लायबिलिटी नई एडमिट हो जाएगी। वो लायबिलिटी अगर है एक्स्ट्रा, आपको पता भी चल रही है, तो आपको जो रेगुलर रिटर्न के थ्रू ही पुट इन करने पड़ेगी, वो यहां नहीं हो सकती। दिस इज नथिंग मोर देन गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो डाल चुके हैं, अगर वो कचरा था तो अब कचरा ही निकलने वाला है और कुछ भी नहीं है, उसको जोड़ देना है, दैट्स इट। दिस इज 9 जो आप पहले 3B और 1 में कर चुके हैं, उसकी सबमिशन एक्सरसाइज है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बहुत कम जगह के ऊपर उसमें लिबर्टीज अवेलेबल है। प्रिसाइजली इट्स ओनली अ सबमिशन एक्सरसाइज। फिर बात करते हैं 9C की। 9C इज रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। द मूवमेंट कोई रिकंसिलेशन वर्ड बोलता है, मुझे मेरे CA फाउंडेशन के दिन याद आ जाते हैं, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो पहली बार वो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फाउंडेशन में देखा था। सो व्हाट वाज दैट? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, यही था ना सर। और जब मैं इसको स्टडी कर रहा था और मैं देख रहा था, मुझे ये लगा ये बैंक रिकंसिलेशन से ज्यादा कुछ भी नहीं। जिसको हम बार बार ये कह रहे हैं 9C ऑडिट रिपोर्ट, प्लीज माइंड इट इज अ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इट्स नॉट एट ऑल अ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट इज a different one, which is there are 2 format 1 and format 2. So यहां पर ये 3 चीजें प्रिस्क्राइब, अलग अलग चीजें हैं जिनका हमको डिस्कस करना है। GSTR 9 क्लॉज बाय क्लॉज आप देखेंगे अभी मेरे से नेक्स्ट सेशन में। GSTR 9C आप लास्ट सेशन में देखने वाले हैं, मिस्टर जिग्नेश कंसारा आपको बताएंगे। ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस रखूंगा, टच अपॉन करूंगा सिर्फ 9 और 9C को, और फिर मैं बात करूंगा कि मैं जब एक्चुअली ऑडिट कर रहा हूं मेरे को क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और कुछ जगह पर कहां मैं वैल्यू एडिशन क्लाइंट को दे सकता हूं। जस्ट टू सर, एनुअल रिटर्न में क्या होना चाहिए जो हम फाइल कर चुके हैं? मेरी आउटपुट सप्लाई कितनी है टैक्स वाली, आउटपुट सप्लाई एग्जेम्प्ट वाली कितनी है, मेरा इनवर्ड सप्लाई कितना है, मेरा इनपुट सप्लाई के ऊपर टैक्स कितना है, मैंने टैक्स कितना दे दिया, यही होगा ना सर, और कुछ होने वाला है? या मेरी जो रिटर्न मैंने फाइल कर दी है 3B 1 वगैरह पहले जो फाइल कर चुका हूं, उसमें कोई अमेंडमेंट किए हैं क्या? अमेंडमेंट ही है ना, बाद में अमेंडमेंट हमको GSTR 1 में अमेंडमेंट हो जाता है, तो क्या मैंने कोई अमेंडमेंट किए हैं? दैट्स इट, दीज आर द थिंग्स जो मेरे को 9 में फाइल करना है। ये क्लॉज बाय क्लॉज एनालिसिस आप नेक्स्ट उसमें देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ 1-2 पॉइंट के ऊपर जहां इश्यू होंगे, डिबेट्स होंगी, वो मैं आप लोगों को टच करने की कोशिश करूंगा। मैं एक बार आपको फॉर्म की शक्ल दिखाता हूं, ये फॉर्म क्या कह रहा है। आई थिंक इसमें भी ले लिया क्या? नो, आई हैव नॉट टेकन इट। Now talk of the town for this GSTR 9 is आपको विजिबल है क्या? रीडेबल है पीछे तक?
मुझे सबसे पहले जो लॉ मुझे ये कह रहा है कि जीएसटीआर 9 जो मुझे फाइल करना है एनुअल रिटर्न, वो मैं फाइल करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ माय रिटर्न्स, जो मैं ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर चुका हूं। यहां कुछ पूरा दिख नहीं रहा है, यहां पर डिक्लेयर्ड इन रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द ईयर। नाउ द सिंपल पॉइंट इज, मेरे को जो अपनी सप्लाई रिपोर्ट करनी है, सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, B2C एंड B2B सप्लाईज 4A 4B, ये फिगर मैं कहां से लेके आऊं? ये जो फिगर आपके सामने आ रही है, ये फिगर मैं कहां से उठाऊं? जीएसटीआर 1 या 3B? अच्छा, आपको लगता है 1 और 3B में सेम फिगर है सबके? होने चाहिए, है ना? होने चाहिए, है नहीं? ये बात सब लोग एग्री कर रहे हैं ना? होने चाहिए लेकिन है नहीं। अभी क्या करें जब नहीं है? तो यहां तो सिर्फ, जैसे अभी मैंने एक वर्ड आपके सामने यूज किया, दिस इज गार्बेज इन गार्बेज आउट, वो आपको लीवरेज दे नहीं रहा। अगर मेरे से कोई मुझे कहता आप ड्राफ्ट करो, तो मैं सिंपल ये कहता आपकी सप्लाई कितनी है, ये एक्चुअल सप्लाई है। बट लॉ, यहां लॉ फॉर्म स्पेसिफिकली क्या कह रहा है? जो आपकी रिटर्न में दिया हुआ है वो सप्लाई कितनी है, ठीक है? सो 3B कितने लोग कह रहे हैं? सर हाथ खड़ा करने में कोई परेशानी नहीं है, कैमरे पे भी नहीं आ रहे। पीछे मत देखिए सर, आप अपना सोचिए कि पीछे कितने लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, उस हिसाब से देखिए। कितने लोग कहते हैं 3B? ओके, कितने लोग कहते हैं 1? एज यूजुअल 30-40% ने बताया नहीं है। सो सी व्हाट हैपेंस, देखिए इसमें अब मैं आपको बताता हूं इसका इंस्ट्रक्शन क्लॉज क्या कहता है। जो इसका पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन क्लॉज है वो ये कहता है these figures may be taken from GSTR। अब क्या है फॉर्म, ये फिगर कहां से लेना है? रिटर्न से। ये तो तय है, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं कोशिश करता हूं आपको दिख भी जाए ये तो। हाँ, नाउ इज इट विजिबल? हाँ, रिटर्न वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखना चाहिए कि रिटर्न से लेना है। अब एक बार अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, इन दोनों डॉक्यूमेंट में से कौन सा डॉक्यूमेंट रिटर्न है? ये सिर्फ रिटर्न है? नहीं। और जो लोग 5-7-10% लोगों ने खराब किया था 3B के लिए, वो पूछिए अपने आप से क्या जीएसटीआर 3B रिटर्न है? एक एक करके बात करते हैं। देखिए 1 क्या है स्टेटमेंट। आप लोग एक काम कीजिएगा, आपको याद है जब जीएसटी इंप्लीमेंट नया नया हो रहा था, तो बहुत सारे, वो दूरदर्शन के ऊपर भी और अदरवाइज भी बहुत सारे बातें आती थी। गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स और मे बी प्रोफेशनल्स वहां पर टीवी के ऊपर चलते थे कि भाई जीएसटी की अवेयरनेस प्रोग्राम। उसमें एक बड़ा फेमस अवेयरनेस प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट का था। आई एम नॉट बीन एबल टू टेक द नेम ऑफ द पीपल्स, बट वो सारे के सारे वीडियो आज की डेट में भी अवेलेबल है। अगर आप उनको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। उसमें से एक, मैं नाम याद नहीं आ रहा, कुछ सम सॉर्ट ऑफ, जैसे मन की बात होती है ना, वो मन की नहीं, मन की बात इज अ पेटेंटेड वर्ड, वो नहीं। सो ऐसा ही मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कोई बात होती थी, लेट्स अज्यूम दिल्ली की बात। सो वो अगर आप निकाल के देखोगे तो उसमें आज की डेट में भी वहां पर लिखा हुआ है, एंड मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था उस टाइम। वहां पर स्पेसिफिकली सीनियर ऑफिसर्स गवर्नमेंट के ऐसा बोलते थे, इन्होंने सीएस ने, मे बी ऑन रिकॉर्ड नहीं होगा ये वाली पर्टिकुलर लाइन, कि इन्होंने गलत फैला रखा है। जीएसटी में कहते हैं 37 रिटर्न 36 रिटर्न फाइल होना है, बात थी ना 3 रिटर्न पर मंथ एंड 1 एनुअल रिटर्न 37। नहीं, ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। जीएसटी में कोई 3 रिटर्न फाइल नहीं होना, जीएसटी में देयर इज ओनली 1 रिटर्न। फिर पूछते थे सर 1 कैसे, 1 2 3 3 हमारे समझ में आता था। वो कहते थे आप लॉ पढ़ो, वो कहते थे आप लॉ पढ़ो, सेक्शन 37 निकालो, 37 जो जिसमें जीएसटीआर 1 फाइल होता है, वो क्या कहता है? सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। जीएसटीआर 2 स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई, रिटर्न 3। सेक्शन 39 says रिटर्न। जीएसटीआर 1 रिटर्न है क्या? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, दैट्स इट। ये एक्ट में लिखा है, सेक्शन 39 बोलिए, देखिए क्या लिखा है, एक जगह भी रिटर्न नहीं लिखा। लेट अस कम टू 3B। whether 3B is a रिटर्न, नहीं,
हम पहले क्या करते हैं? एनीवेज, 80 देखिए 3B हम सब लोगों को पता है 3B जो था वो प्लान का पार्टी नहीं था, हम सब लोगों को पता है। वो डिजाइन का सिस्टम 1 2 3 हुआ था, लेकिन वो कोलैप्स हो गया, तो उसकी जगह इंटरिम अरेंजमेंट आया, दैट वाज 3B। एंड प्लीज माइंड देयर इज नो प्रोविजन जीएसटी एक्ट जो 3B ऑर्गेनाइज करता है, देयर इज नो प्रोविजन। इसका ओरिजिनेशन कहां से हुआ? जब ये पता लगा कि सिस्टम नहीं चल पा रहा, तो देयर वाज एन अमेंडमेंट इन रूल 61। उस रूल ने क्या बोला कि अगर, प्लीज माइंड, अगर जीएसटीआर 1 या 2, 1 मतलब आउटवर्ड स्टेटमेंट जो हमारा जीएस, और 2 इनवर्ड सप्लाई वाला स्टेटमेंट, इफ इन केस इनकी डेट एक्सटेंड होती है, तो कमिश्नर एक नया फॉर्म नोटिफाई करके ये कह सकता है कि 20th तक ये फॉर्म भर दो सो दैट टैक्स सरकार को मिल जाए। दैट्स इट। और फिर उसके बाद रूल्स जैसे जैसे नए आगे बढ़ते गए, वो 3B की जगह हर जगह रूल्स में लिख दिया गया रिटर्न इन फॉर्म 3। रूल्स एक्ट में नहीं है, एक्ट तो ऑपरेशन ही है। आप देखिएगा 37, 38, 39, 40, 41, 42 कहीं भी नहीं है, कोई 3B का जिक्र नहीं है। वो तो बस एक बीच में प्रोसीजर आया था, पहले 2 महीने के लिए आया, फिर वो बढ़ता चला गया, और वो आई एम श्योर कि वो 2019 से आगे जाने वाला है, मतलब कम से कम इलेक्शन टाइम तक। सो बेसिकली अगर मेरे से कोई सीधा पूछे क्या 3B कोई रिटर्न है, आई वुड से नो, 3B इज नॉट अ रिटर्न। लेकिन फिर भी जो ऐसे वर्ड्स रूल में लिखे हैं, एक बार वो लेट अस अज्यूम 3B इज अ रिटर्न, अदरवाइज तो रिटर्न ही नहीं है। क्लाइंट की फीस का भी चक्कर रहेगा। सो अब ये फिगर कहां से आना चाहिए सर? ये हाँ, ये फिगर कहां से आना चाहिए? अब मैं थोड़ा सा आपको और एक इंसाइट दे देता हूं। इंसाइट इज, जब ये पर्टिकुलर पॉइंट डिस्कस हो रहा था ना, व्हाट हैपेंड, ये मैं आपको आज से 1.5 महीने पहले की बात बता रहा हूं, जब ये फॉर्म जस्ट नोटिफाई हुए थे, 13 नोटिफिकेशन नंबर 39/2018 एंड 49/2018। नाउ व्हाट हैपेंड, नॉर्थ ब्लॉक यू ऑल नो, सो नॉर्थ ब्लॉक सेड, जब हमने पूछा कि भाई ये कंफ्यूजन है साहब, बताओ तो सही कैसे आएगा, ये फिगर कहां से लें, तो उन्होंने कहा इसमें डाउट की बात क्या है, रिटर्न लिखा है ना, रिटर्न तो 3B है, 3B से ये वाला फिगर आएगा। नाउ द अदर ब्लॉक विच इज एरोसिटी, यू नो ना एरोसिटी? नहीं सर, वो GSTN, वहां ऑफिस है उसका एरोसिटी में। जब ये वाली चीज एरोसिटी से पूछा गया, उनका सीधा एक ही स्टेटमेंट, सर क्या बात कर रहे हो आप, 3B से क्या लेना है सर, इट विल कम फ्रॉम जीएसटीआर 1। तो आप समझ सकते होंगे कि वो 1.5 महीना हुआ यूटिलिटी क्यों नहीं है। दिस इज अ गैप बिटवीन नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक, सो वो आएगी कहां से यूटिलिटी? तो वो उसी को समझ में आ गया था कि 1-1.5 महीना लगने वाला है, नवंबर से पहले खत्म होने से पहले ये यूटिलिटी नहीं आएगा। सो प्रिसाइजली स्पीकिंग, जब उनको बोला वापस से, मैं वही डिस्कशन बता रहा हूं, एरोसिटी को बोला, वो कहते लिखा है जीएसटीआर 1 में से लेना है, नॉर्थ ब्लॉक होता है नहीं भैया, उसमें लिखा है इट मे बी टेकन, अगर तुम्हारा टेली है तो वहां से भी ले लो, नहीं तो 3B से ले लो। मेरा मतलब नहीं पता है, मैं मतलब ले ही सकते नहीं, पक्का होता तो सही। सो प्रिसाइजली अगर मैं बात करूं और रिटर्न की बात करूं, तो 1 पर तो हम नहीं जा सकते, इससे पता चलता है कि फॉर्म्स की एरर की क्या स्टोरी है। लेकिन अगर मैं इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ऊपर जाता हूं कि किस तरीके से ये फॉर्म ड्राफ्टेड है और कैसे कैसे आगे डिटेल मांग रहा है, उसके हिसाब से समझ में आता है ये भाई जीएसटीआर 1 से डिटेल मांग रहा है, ये पर्टिकुलर क्लॉज। मैं सिर्फ इसी क्लॉज की बात कर रहा हूं, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वहां आगे भी रिटर्न लिखा हुआ है, बट यू विल सी ये डिटेल्स तो 3B से आनी है, यानी कुछ डिटेल 1 से आ रही हैं, कुछ डिटेल 3B से, क्योंकि आईटीसी की डिटेल आएंगी कहां से? 1 में आईटीसी का डिटेल आता है क्या सर? नहीं आता ना, तो वो तो 3B से ही आना है। दो टर्म यूज्ड इज रिटर्न ओनली, वहां पर भी जो लिखा है वो रिटर्न ही लिखा है। सो थोड़ा सा बस मैं ये आपको आइडेंटिफाई कराना चाह रहा था, ऐसे कुछ इश्यूज भी हैं, और भी कुछ इश्यूज हैं, वो मैं छोड़ता हूं, कैसे हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं दिल टेक अप। नाउ आई एम कमिंग ऑन जीएसटी ऑडिट। नाउ व्हाट हैपेंस सर, जीएसटी ऑडिट की जिसकी हम बात कर रहे थे, तो दिस ऑडिट टर्म इज डिफाइंड, ये जो ऑडिट टर्म है ये लॉ में स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया। सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में लिखा गया, ऑडिट मीन्स, एक्सक्यूज मी, ऑडिट मीन्स, 3 पार्ट में मैंने उसको डिवाइड किया। 1 इज एग्जामिनेशन ऑफ
एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। प्लीज माइंड ये उसमें आगे लाइन लिखी गई, अदर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड अंडर दिस लॉ और अंडर एनी अदर। दिस इज वेरी सिंपल, मेंटेन्ड अंडर दिस लॉ और अंडर एनी अदर लॉ। अब अदर लॉ क्या हो सकता है? लेट अस अज्यूम माइनिंग कंपनी की मैं ऑडिट कर रहा हूं, अभी वहां क्या होने वाला है, उसके ऊपर माइनिंग मिनरल सप्लाई होते हैं। सब मुझे नाम टर्म नहीं पता, हो सकता है महाराष्ट्र में कुछ अलग कहते होंगे, राजस्थान में रमन्ना करके टर्म यूज होता है। इट्स लाइक अ ट्रांजिट पास काइंड ऑफ थिंग। जब आप माइन से कुछ निकालते हो तो उसके लिए जैसे एक चालान होता है जो कि गवर्नमेंट से इशू होता है, और वो चालान तब इशू होता है जब आप गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने स्टॉक रिपोर्ट दोगे तो वो चालान बुक निकलते हैं। जैसे किसी जमाने में हमारा रोड परमिट हुआ करता था, कुछ वैसा। या लीव दिस थिंग, लेट्स कम टू सम अदर दिस, लेट्स गो टू हॉस्पिटैलिटी। अभी उसमें क्या होने वाला है, जब सप्लाई होगी तो टैक्स इनवॉइस इशू होगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा? उससे पहले अगर मान के चलिए कोई भी आदमी आके होटल में रुक रहा है तो दैट इज व्हाट गोना हैपन, वो अपने रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसमें इनवेरिएबल लिखते हैं ये आदमी रुका, ये यहां का एड्रेस था, यहां से आने वाला था, यहां जाने वाला था, क्योंकि दिस इज अ पुलिस रिक्वायरमेंट। वो एड्रेस वो तो रिकॉर्ड को प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे। जिस तरीके से मैं माइनिंग कंपनीज का आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, वो स्टॉक रजिस्टर तो वो प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अगर ये पहले कोई ऑडिट होता और कोई मेरे से पूछता कि हाँ भैया एज एन ऑडिटर और डिपार्टमेंटल ऑडिटर, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और एज अ डिपार्टमेंटल ऑडिटर, कि भाई ये वाला डिटेल सामने वाला कभी तो मना करता था, नहीं हमको मेंटेन नहीं करना। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, इन रिकॉर्ड्स में गैप होता है क्योंकि बिजनेसमैन कभी भी जो बिजनेस लॉज है उनमें रिस्क नहीं लेता, क्योंकि डायरेक्ट बिजनेस को अफेक्ट करता है। सो यहां पर लॉ में स्पेसिफिकली लिखा गया, इसलिए other documents maintained under this law or under any other law. So examination जब भी ऑडिट होगी, ऑडिट जीएसटी लॉ में तीन तरीके की है, वन इज ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, जो हम आज जिसकी बात कर रहे हैं। सेकंड इज बाय डिपार्टमेंट, थर्ड इज स्पेशल ऑडिट। ये तीन तरीके की ऑडिट जीएसटी लॉ में, बट द ऑडिट टर्म इज एक जगह पर ही डिफाइंड है। फिर बात है जब मैं एग्जामिनेशन में इन चीजों का करूंगा, पर्पस उसका क्या होगा, मेरा टर्नओवर मैंने कितना डिक्लेयर किया, मैंने टैक्सेस कितने पे किए, मैंने रिफंड क्या लिया, और मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो लिया वो प्रॉपर लिया है लिया, इनको वेरीफाई करना मेरा पर्पस है, उसका असेस करना कि जो जितने भी कंप्लायंसेस थे वो कंप्लायंसेस प्रॉपर्ली हुए या नहीं हुए। दिस इज व्हाट अ ब्रॉड टर्म ऑफ ऑडिट, ऑडिट वर्ड इज। अगर मैं इस टर्म के हिसाब से जाता हूं तो ऐसा लगता है सब कुछ ही आ गया, कुछ बचा ही नहीं। अगर मैं इस टर्म के हिसाब से जा रहा हूं तो ऐसा मुझे फील होता है कि इसमें कुछ बचा नहीं। नाउ आई कम टू ऑडिट रिपोर्ट। जो हमारी रिपोर्टिंग होनी है जीएसटी लॉ में, वो क्या क्या रिपोर्टिंग है। पहले इनकम टैक्स के से थोड़ा सा कोरिलेट करते, इनकम टैक्स ज्यादातर लोग डील करते होंगे आई बिलीव। सर कितने लोग इनकम टैक्स डील करते हैं? ओह ऑलमोस्ट ऑल, दिस टाइम तो मोर देन 90%। नॉट नेसेसरी कुछ ऑडिटर हो, मे बी इन द कंपनी आल्सो, कि हम ऑडिटर को असिस्ट करते हैं। एनीवे, सो वहां पर हमारी क्या क्या रिपोर्ट है, 3CP और 3CA और साथ में 3CD, करेक्ट है? तो वहां पर 3CP में हम क्या क्या लिखते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर इन एग्रीमेंट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, बैलेंस शीट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, और साथ में 3CD हम एनक्लोज कर रहे हैं जो कि ट्रू एंड करेक्ट है। ऐसा ही है या पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया होगा, ये पॉसिबल है। सो ऐसा कुछ उसमें लिखते हैं। तो 3CD एनक्लोज कर रहे हैं, यहां भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि जीएसटी है जिनको ये शुरू से उल्टा चला है। नॉर्मली क्या पैटर्न होता है, कभी एक्ट सबसे पहले एक्ट बनता है, उसके बाद रूल्स बनता है, उसके बाद सिस्टम डिजाइन होगा। यहां क्या हुआ जीएसटी में, सबसे पहले सिस्टम डिजाइन हुआ, फिर रूल्स बने। ड्राफ्ट रूल्स आपको याद होगा सितंबर 2016 तक आ गए थे, बिकॉज़ इट वाज रिक्वायरमेंट ऑफ इन्फोसिस कि हमने जो सिस्टम डेवलप करना है, और उसके बाद एक्ट पास हुआ। तो यहां सब कुछ उल्टा चलेगा, आप देखेंगे। सो पार्ट ए इज अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि मैं 3CD जैसे बात कर रहा था। पार्ट बी इज अ सर्टिफिकेशन। पहले मैं पार्ट बी की बात करता हूं। पार्ट बी क्या है मेरा, रिकंसिलिएशन सर्टिफिकेट मुझे देना है, जिसमें मैं लिख रहा हूं ये कि मैं एनक्लोज कर रहा हूं, पार्ट बी में लिख रहा हूं मैं पार्ट ए एनक्लोज कर रहा हूं, और विच इज ट्रू एंड करेक्ट। ठीक है, इसमें दो फॉर्मेट है, फॉर्मेट 1 फॉर्मेट 2, जैसे कि 3CB एंड 3CA। कुछ मैं आपको कहता हूं ये फॉर्मेट बना, ये 3CB से मिलता जुलता है। 3CB कब जाता है, जबकि अकाउंट्स कहीं और ऑडिट नहीं। करेक्ट सर? यहां थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। यहां पर बोला गया कि जब ऑडिटर जो कि जीएसटी ऑडिट कर रहा है, जीएसटी ऑडिट साइन कर रहा है,
उसी ऑडिटर ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट किया है, तब क्या लगेगा फॉर्मेट 1। अगर किसी दूसरे ऑडिटर ने किया है तो क्या लगेगा फॉर्मेट 2, यानी जस्ट लाइक 3CA टाइप ऑफ थिंग। तो 3CA में क्या होता है, अगर लॉ कहीं किसी दूसरे एक्ट में ऑडिटेड है तो क्या होता है। लेट अस टेक सम एग्जांपल, क्योंकि इसमें फाइन डिफरेंस है इनकम टैक्स में, यहां समझने में इट इज इंपॉर्टेंट कि हम प्रॉपर फॉर्मेट चूज करें। लेट अस अज्यूम बॉम्बे में ही एक कंपनी है जिसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है, उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट तो किसी और ने किया है। स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सएन कंपनी ने किया है, पहले वो केस लेते हैं जिसमें कि दोनों का मीटिंग है, और स्टैट्यूटरी ऑडिट किसी और ने किया है, किसी और ने किया, मैंने उसका जीएसटी ऑडिट कर रहा और इनकम टैक्स ऑडिट नहीं कर रहा। नाउ व्हाट गोना हैपन, इनकम टैक्स में क्या करेंगे, फॉर्म 3CA एक्जेक्टली सेम मैनर में हम क्या आ जाएंगे यहां पर फॉर्मेट 2, ठीक है। तब कोई डाउट तो नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी और ने, यानी कंपनी एक्ट में जो ऑडिट हुआ है वो किसी दूसरे ने किया है, इनकम टैक्स और जीएसटी ऑडिट मैं कर रहा हूं। नाउ व्हाट गोना हैपन, जब मैं इनकम टैक्स ऑडिट करूंगा आई चूज 3CA और जीएसटी ऑडिट में मैं क्या चूज करूंगा फॉर्मेट 2। अभी थोड़ा सा सिचुएशन चेंज करते हैं कि मैंने स्टैट्यूटरी ऑडिट किया और मैं ही जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों की ऑडिट भी कर रहा हूं, यानी टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44A और जीएसटी ऑडिट अंडर 35(5) दोनों मैं ही कर रहा हूं साथ में। नाउ व्हाट गोना हैपन, इनकम टैक्स में कौन सा फॉर्म चूज करूंगा मैं, अभी भी 3CA, मेरा फॉर्म चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, यहां आ जाएगा फॉर्मेट 1, क्योंकि यहां लॉ ये नहीं कह रहा कि आपने किसी दूसरे एक्ट में ऑडिट किया है, यहां पर लॉ ये कह रहा है कि अगर ऑडिटर वही का वही है तो फॉर्मेट 1, ऑडिटर कोई दूसरा है तो फॉर्मेट 2। तो यहां पर ऑडिटर में वही हो गया जिसने बैलेंस शीट साइन किया है। थोड़ा सा इनका देखते हैं इसके अंदर क्या है, सो दैट हम अपने स्कोप की बात कर सकें। देखिए सबसे पहले स्टार्ट होता है इस चीज, we'll discuss that in the detailed problem. हाँ, as you mentioned, everything went reversed under the GST as the system came, instruments came, and the act came. The logic behind it is because it's not a rollout of a new regime; it's a transition from the old regime into the new regime. That's what I hope. That's why. Madam, that was on the later side. आप समझ सकते हैं GST audit is a very boring topic. I was not expecting any answer to that. So anyways, even legally that is not possible. So it's the act, then final rule, then anyway system authorizes notification rules. So I was on this particular form कि फॉर्म में मैं क्या क्या कर रहा हूँ, जब मैं सर्टिफिकेशन या ऑडिट जब मैं साइन कर रहा हूँ तो उसमें क्या क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट आप लोगों का ध्यान इस चीज़ के ऊपर दिलाना चाह रहा हूँ कि what is the difference between 3CP or 3CA which we normally sign and which we are going to sign in GST audit. 1. सबसे पहले लॉ मुझे पहला लाइन ये बोलता है, आई हैव एग्जामिन्ड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के हर केस में हम बनाते हैं, एज पर नोटिफिकेशन या अमेंड नहीं हो सकता, जो अमेंड हो सकता है वो उसमें लॉ में दिया होगा। सो आई बिलीव देयर इज अ प्रॉब्लम कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में बनाता नहीं हूं, ना ही मैं साइन करता हूं। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट एटलीस्ट यहां नहीं होना चाहिए, वेयरएवर रिक्वायर्ड वो वाला कुछ टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट की तरफ से इसमें रिप्रेजेंटेशन स्पेसिफिकली गया हुआ है टू रिप्रेजेंट दिस वन कि सीएफएस शुड नॉट बी देयर। फिर आगे चलते हैं, जो मोर और लेस 3CB की रिक्वायरमेंट थी वही की वही यहां पर कॉपी पेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर आपके कोई ऑब्जर्वेशन, कमेंट्स, डिस्क्रिपेंसीज या इनकंसिस्टेंसीज हैं तो आप एक्सप्लेन कीजिए। तो वो एक तरीके का हम कह सकते हैं, हम यहां पर अपने जो भी ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो यहां पुट इन कर रहे हैं। देन लॉ सेज कि मैं रिपोर्ट कर रहा हूं कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए थी, प्लीज माइंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारे गर्दन के ऊपर तलवार लटक रही है, यहां से शुरू होगी। मुझे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो मैंने ले ली। नाउ व्हाट गोना हैपन, यहां पर ऑप्शन है, आप कह सकते हो कि पार्टी लेनी है या फिर नहीं है। क्या टिक होने वाला है सर, क्या टिक होने वाला है, पार्टी
शो कॉज नोटिस कब का डिपार्टमेंट की तरफ से एसएससी, नो डाउट अबाउट। अगर आप ये कह रहे हैं कि एसएससी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा तो एक शो कॉज इंक्वायरी पक्की इनिशिएट होने वाली है। नेक्स्ट इज प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट, यस इट वाज देयर इन द 3CB आल्सो कि प्रॉपर बुक्स रखी हैं, नो प्रॉब्लम। फाइनेंशियल आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो अभी तक हम वहां पर बात कर रहे थे मोर और लेस वही चीज आ जाती है। अब उसके बाद एक नई चीज आती है, यहां पर मुझे स्पेसिफिकली बोला जा रहा है जो कि मैं सर्टिफाई करने वाला हूं, जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन ने वो सारे रखे हैं जो कि एक्ट रूल्स और नोटिफिकेशन मुझे कहते हैं। यहां पर ऑप्शन है, आप कह सकते हो नहीं रखे, तब क्या कहने वाले रखे, कहने वाले फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। सो देखिए यहां डिफरेंस हो गया आपके 3B से बहुत बड़ा। 3B में क्या था कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रखे, दैट्स इट। यहां पर लॉ स्पेसिफिकली एक टर्म यूज कर रहा है, ये सर्टिफिकेट टर्म यूज कर रहा है कि जो भी एक्ट रूल्स और नोटिफिकेशन अंडर CGST, SGST और भी जितने GST अकाउंट सब में मिला के जितने रिक्वायरमेंट थे वो सारे के सारे यहां पर, वो सारे के सारे आपने मेंटेन किए, दे आर ट्रू एंड करेक्ट। यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो लेट्स टॉक अबाउट कि जीएसटी लॉ में रखना क्या क्या डॉक्यूमेंट है। मैं सिर्फ उसके आपको ग्लिम्स दे रहा हूं क्योंकि यहां से हम डिसाइड करते हैं कि उसके अलावा दो क्लॉज 9C एंड ट्रू एंड करेक्ट वी ऑल नो, आई एम लीविंग दिस फॉर्मेट टू। जो मेरे लॉ की रिक्वायरमेंट है दैट इज 35 सबसेक्शन 1 सेज आपको क्या क्या रखना है, वो सबसे प्रिसाइजली 5 चीजें पहले बोलता है, क्लॉज A, B, C, D। इनवर्ड सप्लाई की डिटेल, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल, इनपुट टैक्स क्लेम्ड, आउटपुट टैक्स पेड, आपका जो मैन्युफैक्चरर है उसको प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर का अकाउंट, रेड विद दिस रूल 56 सब रूल 12 जब अपन जाके देखेंगे तो इट सेज कि मंथ वाइज रिकॉर्ड, जहां पर कि आप वेस्टेज, स्क्रैप और बाय प्रोडक्ट अगर कोई भी निकलता है तो उसकी भी डिटेल कंप्लीटली आपको मेंटेन करनी है, क्वांटिटी वाइज सारी चीजें। फिर उसके बाद लॉ कह रहा है कि एनी अदर डॉक्यूमेंट्स व्हिच इज नोटिफाइड, प्रिस्क्राइब जो भी सारे डॉक्यूमेंट। अभी जैसे मैंने मैन्युफैक्चरर के केस में कहा, मुझे एक और इंडस्ट्री याद आती है जिसके की केस में 56 सब रूल 14, रूल 56 सब रूल 14, वहां वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के लिए प्रिस्क्राइब किया हुआ है। वर्क कॉन्ट्रैक्टर वो ठेकेदार वगैरह लोगों की बात कर रहा हूं, मे भी किसी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, या PWD ने दिया, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने दिया, किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने दिया। आप जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं वो हमको रिकलेक्ट करके देखिए, जो मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट्स हैं उनके बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की सिचुएशन क्या है। वहां पर लॉ ये कह रहा है छोटे से छोटा है बड़े से बड़ा, किसी के यहां पर मेरा ERP इम्प्लीमेंटेड है, ERP इम्प्लीमेंटेड है, वहां तो ऑब्वियसली हो रहा है सारा क्वांटिटी मेंटेन हो रही है। अब पॉइंट इज कि अगर मान के चलो कोई छोटा कॉन्ट्रैक्टर भी है, उस केस में क्या होने वाला है, वहां पर लॉ एक्सपेक्ट कर रहा है कि क्वांटिटी वाइज हर चीज का रिकॉर्ड मेरे को अपने पास मेंटेन करना है और उसमें से कितना रिसीव हुआ और उसके बाद हर वर्क कॉन्ट्रैक्ट में कितना कितना यूटिलाइज हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट वाइज मेरे पास डिटेल होनी चाहिए। उसके अलावा मैंने कोशिश की समराइज करने की आप लोगों से कि ये डॉक्यूमेंट्स, एक्ट और रूल्स दोनों मिला के कि क्या क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो मैंने आपके सामने यहाँ इसके ऊपर मैं रख रहा हूँ। मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, डेफिनेटली यू हैव एवरी राइट टू डिफर विद मी। कुछ चीजें जो बहुत कॉमन है, मंथली प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर मैंने बात कर ली, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई हमको पता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड, आउटवर्ड सप्लाई, आउटपुट टैक्स पेबल, पेड, ये सब ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट मैं स्पेसिफिकली आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, लॉ में स्पेसिफिकली लिखा है इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम, इन दोनों का अलग अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीस टू? इनपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, छोटी सी बात करते हैं। लेट अस अज्यूम आई एम अ डीलर ऑफ दिस वॉच। मैं जब भी ये वॉच परचेज करके लाता हूं, मैं क्या एंट्री करता हूं अपने बुक्स में? मैं एंट्री क्या करूंगा? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट क्या करेंगे सर एंट्री? सर बोल तो रहेगा जी, CGST क्या? यानी इनपुट ITC अकाउंट, ओके, ITC अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ CGST ITC अकाउंट डेबिट, SGST ITC अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। जो लोग सैप में अकाउंटिंग करने की या किसी दूसरी याद में उनको तो ये डबल एंट्री याद नहीं है, वो उसे पंच करते हैं परचेज, वो अपने आप होता है। कुछ ऐसे ही है ना सर। सो बेसिकली डबल एंट्री अगर मैं जाके देखूं
परचेज किया, लेट अस अज्यूम मैंने जो फिक्स्ड एसेट परचेज किया, आपने मशीन परचेज की, तब भी क्या करने वाला हूं, तब भी ऐसी एंट्री करने वाला हूं, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईटीसी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और ये सीजीएसटी, एसजीएसटी में क्या कर रहा हूं, यूटिलाइज कर रहा हूं आगे, करेक्ट है, सेट ऑफ से। तीसरा एग्जांपल ले, फूड एंड बेवरेजेस ऑफिस में है, अभी क्या एंट्री होने वाली है, लेट अस अज्यूम 10,000 रुपए का था, जिसके ऊपर 5% टैक्स लगा हुआ 500 रुपीस, 250 सीजीएसटी, 250 एसजीएसटी, उसकी क्या एंट्री होने वाली है, टोटल 10,500। एंट्री बताइए मैम, इनएलिजिबल है वो, मुझे भी पता है, आपको पता है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज बी इनएलिजिबल। इन्होंने अकाउंट का नाम बता दिया, स्टाफ वेलफेयर, मतलब मैं मान लेता हूं फूड एंड बेवरेजेस डेबिट, हाउ मच, 10,000 और 10,500, 10,500, ओके, 10,500 डेबिट टू, मैं कार परचेज करके लाया, 40 रुपए की कार थी, 30 लाख रुपए उसके ऊपर जीएसटी था, क्या करने वाला हूं मैं उसमें, भाई मुझे बिजनेस बुक करनी है ना, कार अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, 40 लाख और 70 लाख, 70 लाख, सर कह रहे हैं 17/5 में मना किया हुआ, क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसलिए पूरा 17 लाख से डेबिट करेंगे, करेक्ट है। प्लीज रेफर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 whereby the term input tax is defined. Input tax means state tax, central tax, integrated tax paid on inward supply of goods or services or both, and includes RCM की entries, 5 entries, उसको मैं छोड़ दूंगा, मेन सिंपल सा क्वेश्चन, जो आपने ये टैक्स पे किया था कि ये सेंट्रल टैक्स या स्टेट टैक्स है, अभी फूड एंड बेवरेजेस का की बात कर रहा हूं, इज इट और नॉट, है ना, ये अलग से लॉ में ये कह रहा है, यू विल हैव टू मेंटेन ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ इनपुट टैक्स। नाउ द ओनली क्वेश्चन इज कि आप इनपुट टैक्स की डिटेल बता सकते हो कितना, द मोमेंट यू एंटर फूड एंड बेवरेजेस 10,500 रुपीस एंड कार एट रुपीस 70 लाख, क्या बता सकते हो ये इनपुट टैक्स कितना था आपके पूरे साल में, कैन यू सर्टिफाई कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स रूल्स के साथ, लॉ एक्ट और रूल्स के हिसाब से मेंटेन है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 63 डिफाइंस इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट्स अ सेपरेट प्रोविजन व्हिच सेज क्रेडिट ऑफ द इनपुट टैक्स, दैट मींस जो मेरे को एलिजिबल हो रहा है, मैं 3B में क्लेम कर रहा हूं और मेरे ईसीएल में मुझे मिल जा रहा है, ईसीएल में जो मिल गया दैट इज अवेल्ड, जो मैं क्लेम कर रहा हूं 3B के थ्रू, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम, करेक्ट सर। सो इनपुट टैक्स का अलग अकाउंट मेंटेन करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का अलग मेंटेन करना, दिस इज व्हाट इज स्पिरिट ऑफ द लॉ। सो आइडियली जो मेरी एंट्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, फूड एंड बेवरेजेस 10,000 रुपीस, इनपुट टैक्स अकाउंट 250 एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। इसी तरीके से जब मैं वॉच परचेज करके लाया था जो कि मेरे गुड्स हैं, उसके लिए भी जो मैं एंट्री करूंगा वो मेरे अकाउंट होंगे क्या, सीजीएसटी आईजीएसटी का इनपुट टैक्स, नॉट इनपुट टैक्स क्रेडिट, एंड आउट ऑफ दैट जितना मेरे को एलिजिबल है उतना मैं आईटीसी अकाउंट में फिर बाद में ले जाऊंगा, जो बात रह गया उसमें दैट विल बी एक्सपेंस और मे बी एडेड टू द फिक्स्ड एसेट एज पर द माय एक्सपेंसेस। सो एक केस में भी क्या हमने ये अकाउंटिंग की है, दिस इज व्हाट रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ, प्लीज रेफर 262, 263, रेड विद 16(1) एंड 16(2), ये आएगा। मैं फिर आगे बात करता हूं, सप्लाईज अट्रैक्टिंग आरसीएम। अच्छा, एक और बड़ा मजेदार चीज मुझे याद आता है, जब मेरे ऑफिस की टीम सारा जो देख रही थी, कर रही थी, एग्जामिन कर रही थी, जो जीएसटी के रिव्यूज कर रहे हैं, ये आरसीएम में करना क्या था उनको, आरसीएम में पेमेंट करना होता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट क्या होगी, एक टैक्स इनवॉइस बनाना, करेक्ट। कितने लोगों ने बनाया हमने, 5%, 2-3% हाथ पड़े खड़े हुए तो मैं मान लेता हूं 5% है, करेक्ट। मैडम पेमेंट कौन से बनाया, इनवॉइस तो बनाया, पेमेंट कौन से बनाया, प्लीज
सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, उस मन की बात मत सुनिएगा, सॉरी वो दिल की बात। वहां तो क्या कहा गया था कि आपको सामने जो मेरा वेंडर है वो अपलोड करेगा डिटेल और आपके 2A में दिखाई देंगे, और जो 2A में दिखाई देंगे दैट इज एलिजिबल, ये बोला गया, रिकॉर्डेड। Whereas is it the law? No. Law says something different. Section 16 subsection 2 says there are 4 specific conditions. 4 conditions are: clause A, you have to have tax invoice with you. Clause B, you have to receive the goods or services. Clause C, उसके ऊपर टैक्स पे हो जाना चाहिए. Clause D, he should have filed the return. He means the person who is receiving the supply, not the supplier. ये तीनों काम हो जाएंगे तब जाके आपको क्रेडिट के लिए एलिजिबल। और फिर जाके इसमें रूल 46 एक्सप्लेन करता है कि जो इनवॉइस आपको लेना है जिसके बेसिस पे उसमें क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। प्लीज नोट विद यू रूल 36 सब रूल 2 जो ये कहता है अगर इनवॉइस के कंटेंट वो सारे नहीं है जो चैप्टर से यानी रूल 46 में है तो नो क्रेडिट। लॉ में स्पेसिफिकली लिखा है देयर आर 17 कंटेंट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल 46, अगर वो नहीं है तो नो क्रेडिट, ये लिखा हुआ है रूल 36 सब रूल 2 में आप देख सकते हैं। हालांकि उसके बाद में एक प्रोविजो 4 सितंबर 2018 से ऐड हो गया जिसमें 217 के लिए 5, लेकिन वो हमारा टाइम नहीं है। आई एम डिस्कसिंग टिल 31 मार्च 2018 एज ऑफ नाउ। सो फॉर हमारे ऑडिट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मैं देखूं क्या इनवॉइस है, इनवॉइस सारे हैं, मटेरियलिटी और सैंपलिंग वाली सारी चीजें कंसीडर करके दैट्स सेपरेट है, उसके ऊपर मैं नहीं जा। साइमल्टेनियसली जो आरसीएम इनवॉइस है अगर वो आरसीएम इनवॉइस मेरे पास नहीं है तो नो क्रेडिट क्योंकि 16(2)(a) की रिक्वायरमेंट रेडी। सो प्लीज एडवाइज ईच एंड एवरीवन कि भाई वो इनवॉइस बना के रखो, वो इनवॉइस नहीं बना के रखा तो तकलीफ का, क्रेडिट बाद में नहीं मिलेगा। मेरी क्वालिफिकेशन ऑडिट रिपोर्ट में जो आनी है वो आनी है। फिर उसके बाद मैं आपको बात करता हूं कि पेमेंट वाउचर की मैं बात कर रहा था। 3 स्पेसिफिक तरीके के वाउचर है, पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम कॉर्पोरेट बिग कॉर्पोरेट्स, लेकिन नॉर्मली जो मैंने देखा सर्विस सेक्टर में जो मीडियम साइज लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जब जिस दिन एडवांस आ गया ना व्हाट हैपेंस, एडवांस आते ही इनवॉइस रेज कर देते। ऐसा हुआ ना सर, एडवांस आया और इनवॉइस रेज कर दिया, मे बी प्रॉब्लम विद अस आल्सो। एडवांस आया इनवॉइस रेज कर दिया, क्या मुझे इनवॉइस रेज करना चाहिए आइडियली उस टाइम? मेरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिकग्निशन मेरा कब, स्टैंडर्ड से ज्यादा, क्या मुझे एडवांस नहीं करना है? प्लीज माइंड सेक्शन 13 की रिक्वायरमेंट है एडवांस मिलते ही आपको टैक्स का पेमेंट करना है, आपको इनवॉइस नहीं करना। इनवॉइस तो सेक्शन 31 की रिक्वायरमेंट है कवरेज में, आपको एडवांस मिलते ही इनवॉइस रेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, टैक्स पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए लॉ प्रिस्क्राइब करता है अगेन 13(3) में कि आपको रिसीट वाउचर बनाना। और इसी तरीके से जो मैं पेमेंट की आपको बात कर रहा था, जब आपने किसी जिस आरसीएम की जब मैं बात कर रहा था मैंने कहा था जैसे आपने टैक्स इनवॉइस बनाया है आपको एक पेमेंट वाउचर भी बनाना। पेमेंट वाउचर किसको बनाना है, जब भी मैं यूआरडी को पेमेंट कर रहा हूं उस टाइम मुझे पेमेंट वाउचर बनाना है। पेमेंट वाउचर बने मुझे नहीं मिले, बने जो लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है उसके हिसाब से मुझे हुए बने हुए नहीं मिले। फिर आती है नेक्स्ट बात एडवांस का अकाउंट, कि एडवांस का एक सेपरेट अकाउंट हमारे पास होना चाहिए। बने हैं क्या सर एडवांस के अकाउंट? कुछ जगह बने हुए भी हो सकते हैं पर ज्यादातर जगह मुझे मिला एडवांस सीधा का सीधा पार्टी अकाउंट में चला जाता है। नो एडवांस का मैं पूछना चाहूंगा एडवांस रजिस्टर निकाल दो, नहीं मिले, व्हिच इज रिक्वायरमेंट। अब फिर छोटी सी बात इसी से मिलती जुलती ध्यान में आती है, ये रिक्वायरमेंट है क्यों सर एडवांस का क्यों डाला मैंने? क्योंकि जीएसटी लॉ में एडवांस के ऊपर भी टैक्स लगता है, करेक्ट है? सारे एडवांस में लगता है या गुड्स और सर्विसेज कोई चक्कर है? क्या है सर? सर कह रहे हैं कि एडवांस फॉर गुड्स के ऊपर आज की डेट में नहीं लगता, यही कह रहे हैं ना सर? मेरे पास एडवांस रिसीव हुआ, मैं गुड्स सप्लाई करता हूं, मुझे टैक्स देना है? नहीं देना सर। 13 अक्टूबर 2017 से आया था, 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वालों के लिए छूट आई थी। उसके बाद 15 नवंबर 2017 से आगे सबके लिए एडवांस के ऊपर नहीं देना, ठीक है? 148 का नोटिफिकेशन आया, सब लोग यही मान रहे हैं ना? अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं एडवांस रिसीव हो रहा है, टैक्स देना है? यस देना है। और अगर मान के चलिए गुड्स सप्लाई कर रहा हूं एडवांस के ऊपर टैक्स देना है? नहीं देना सबको। थोड़ा सा एक क्वालिफिकेशन है इसमें, वो याद रखिएगा, हम मिस कर जाते हैं। वैसे तो मैं बॉम्बे में बैठा हूं तो शायद हो सकता है कंपोजिशन डीलर हमारे टाइम नहीं हो, है क्या? है। प्लीज माइंड ये जो नोटिफिकेशन है ये कंपोजिशन डीलर्स के ऊपर एप्लीकेबल है। यानी अगर किसी कंपोजिशन डीलर ने एडवांस रिसीव किया
किया है तो उसको उसके ऊपर भी टैक्स देगा। करेक्ट सर? ये याद रखिएगा, ये चीज स्किप नहीं हो जाए, नहीं तो वो उसके ऊपर पैनल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। नाउ आई विल गो अहेड कि कुछ डॉक्यूमेंट जिनकी मैं बात कर रहा था, एक और मजेदार रिक्वायरमेंट है, आप चाहें तो रेफर कर सकते हैं। रूल 56 सब रूल 5, ये मुझे कहता है कि आपको जो भी आपके सप्लायर हैं, जो आपको गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं, यानी प्रिसाइजली हम जिसको वेंडर कह देते हैं, बट द लॉ यूजेस द टर्म कि मेरे को जो भी आदमी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, उन सब का मुझे नाम और कंप्लीट एड्रेस मेरे पास होना चाहिए। मेरे पास रिकॉर्डेड, अब वो नाम और कंप्लीट एड्रेस चाय वाला है तो उसका भी होना चाहिए। दिस इज व्हाट रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। अगर मैं आपको लॉ की रिक्वायरमेंट क्यों शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ, क्योंकि हमें सर्टिफाई करना है कि एक्ट रूल्स नोटिफिकेशन के हिसाब से अकाउंट्स बने हुए 100%, या फिर बोलिए कि नहीं बने हुए। और जैसे ही ये मैं बोलने वाला हूं कि नहीं बने हुए, क्या होने वाला है सर? उससे भी पहले कुछ हो सकता है वो क्लाइंट यहां से खिसक के इधर हो जाए, इधर वाला इधर हो जाए। दिस इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल, है ना? सो आई एम लीविंग सम एस्पेक्ट। सो आई एम कमिंग बैक टू नाउ आई एम गोइंग टू दिस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कुछ जो की चीजें इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। एक सबसे बड़ा चैलेंज जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, सिर्फ आपके सामने एक स्लाइड के ऊपर मैंने एक उसका स्नैपशॉट रखा है जहां से ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट होता है। सी व्हाट इज दिस रिकंसिलिएशन? ये सर मैं आई एम ऑन 9C, मैंने ऑडिट रिपोर्ट प्रिसाइजली आपसे डिस्कस किया, 9 के कुछ पॉइंट बात किया, अभी मैं 9C के ऊपर आ रहा हूं। ये जो मैं 9C कह रहा हूं जिसका रिकंसिलिएशन करना है, तो रिकंसिलिएशन वापस याद कर लेते, BRC में क्या होता था? इट विल बी वेरी वेरी इजी। आप लोगों का जो शाम का सेशन है दैट विल बी वेरी वेरी इजी अगर ये कांसेप्ट उसके हिसाब से बना जाए, क्योंकि आप उसको जब देखने जाएंगे उसमें बहुत कुछ लिखा। कैसे लिखा कि पहले आप बुक्स का टर्नओवर लो, उसके बाद ये ऐड करो, ये ऐड करो, ये ऐड करो, ये ऐड करो, और उसके बाद ये लेस करो, लेस करो, लेस करो, फिर ऐड लेस कुछ भी करो, कुछ ऐसा है। मैं आपको अभी क्रॉस दिखाऊंगा। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट। व्हाट आई बिलीव इज ये प्लस माइनस हमारे लिए लिखा ही नहीं, ये प्लस माइनस अपन लोगों के लिए नहीं। सर वो बैंक रिकंसिलिएशन बनाते थे, उस बैंक रिकंसिलिएशन में कहीं चीजें लिख के देता कि ये प्लस करना है, माइनस करना है। वो अपने आप दिमाग लगाते हैं ना कि बैंक के अकाउंट के हिसाब से कितना बैलेंस है और मेरे बुक्स में कितना है, उसका रीजन आइडेंटिफाई और किसी ने ऐसे फॉर्म में लिख के दिया कि ये प्लस होगा और ये माइनस हो गया। अरे भाई चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, मैं कहां से चल रहा हूं, उसके ऊपर प्लस माइनस वैल्यू हो जाएगा। मैं बैंक बुक से स्टार्ट कर रहा हूं या मैं मेरे अपने खातों से स्टार्ट कर रहा हूं, करेक्ट? सो प्लीज माइंड दिस इज नॉट मोर देन दैट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में मेरे हिसाब से 3 के अलावा कोई चौथी कैटेगरी नहीं होती। 3 कैटेगरी टोटल आप देखिएगा जब आप क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करेंगे। सो देयर कैन बी ओनली 3 कैटेगरीज। 1, आइटम कोई एनुअल रिटर्न में है लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं। मैं एग्जांपल 2-3 बात करूंगा। एग्जांपल बात करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है और मेरे एनुअल रिटर्न में नहीं है, और उल्टा एनुअल रिटर्न में है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता? दोनों चीजें पॉसिबल हैं। तीसरा, वैल्यूएशन का डिफरेंस है मेरे अकाउंट बुक्स में और मेरे रिटर्न जो फाइल पर, इन दोनों में मेरे कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस आ रहा है वैल्यू में, यानी वही ट्रांजैक्शन मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में अलग वैल्यू पर रिकॉर्डेड है लेकिन रिटर्न में अलग वैल्यू पर रिकॉर्डेड है। इज इट पॉसिबल? इट्स क्वाइट पॉसिबल। कैसे होने वाला है? मैंने अपनी एक कार बेची, आई एम अज्यूमिंग मैंने 23 जनवरी 2018 के बाद बेची, जब 8/2018 नोटिफिकेशन आ गया। मेरे लेट्स अज्यूम WDV थी मेरी 1 लाख रुपए, मैंने बेचा 1,10,000 के ऊपर। अब बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कितने वैल्यू से करेंगे? 1,10,000 इसी से होने वाली ना। जीएसटी रिटर्न कितना जाएगा? मार्जिन होगा, यही होने वाला है। और लेट अस अज्यूम मैं कोई ओल्ड गुड्स का डीलर हूं, तो रूल 32(5) के हिसाब से 1 जुलाई से यही वाली सिचुएशन है। मार्जिन के ऊपर खाली टैक्स, तो वैल्यूएशन चेंज हो गया। करेक्ट है सर? सो ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल हो सकते हैं, मैं एक एक करके इनकी बात करूंगा। यहां सबसे बड़ा जो चैलेंज आने वाला है वो चैलेंज ये आने वाला है कि जो मेरे को स्टार्ट मेरे को कैसे करना है। यहां पर मुझे 2 चीजें बोलेगी, आप एक काम करो, जो आपका स्टेटमेंट जो टर्नओवर है वहां से स्टार्ट करो और पहुंच जाओ यहां पर जो आपकी GST 9 जो हम अभी बात कर चुके हैं। GST सर प्लीज आप
मेरे से बात कीजिएगा सर, कोई पॉइंट इशू है। सो आपको स्टार्ट करना है बुक्स ऑफ अकाउंट से शुरू करके कि बुक्स ऑफ अकाउंट यानी बैलेंस शीट मतलब वो इंक्लूडिंग कंप्लीट सेट। सो मेरे जो बैलेंस शीट या P&L में मेरा जो टर्नओवर आ रहा है वहां से स्टार्ट करके मुझे रिकंसिलिएशन कराना है उस वैल्यू का कहां तक, GSTR 9 तक। दिस इज व्हाट अ टारगेट, इट्स अ जर्नी जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट से शुरू हो रही है और खत्म हो रही है कहां पर, GSTR 9 पर जाके। ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इतना सही। लेट अस अज्यूम, अब मैं वापस अपने एक एग्जांपल के ऊपर आता हूं जहां से मैंने शुरू किया था। एक फैक्ट्री वाले ने 20 रुपीस चार्ज किए, 20 चार्ज किए थे, 10 चार्ज किए थे हमने, 10 रुपीस चार्ज किए फूड के, जिसकी की एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए 100, टैक्स 100 पर देना चाहिए। उसने अपने एम्प्लॉय से 10 चार्ज किए, ठीक है। थोड़ा सा उस एग्जांपल को मॉडिफाई करते हैं। लेट अस अज्यूम उसने चार्ज तो 10 ही किए लेकिन एक्चुअली जीएसटी सही वैल्यू के ऊपर दिया है। सही वैल्यू कितनी, 100 के ऊपर 5 रुपए चार्ज करके उन्होंने इनवॉइस कैसा बनाया कि 10 रुपीस चार्जेबल, टैक्सेबल वैल्यू 100 और 100 के ऊपर 5% यानी 5 रुपए, करेक्ट? एनी प्रॉब्लम? तो वो 5 रुपए का, अब जो मेरा ये एनुअल रिटर्न में कितने में ये रिकॉर्ड हुआ ट्रांजैक्शन 100 रुपीस के ऊपर, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना है 10 रुपीस के ऊपर, डिफरेंस हो गया वैल्यू में। तो ये वैल्यू का डिफरेंस मेरे वहां पर कैटर हो जाएगा, करेक्ट है? हो जाएगा ना सर? सो एग्जैक्टली इसी तरीके के जैसे लेट अस अज्यूम मेरी ब्रांच है, मैं यहाँ आज बॉम्बे में हूँ, मेरी ब्रांच जयपुर में है, मैंने अपने गुड्स यहाँ से बॉम्बे से जयपुर भेज दी। मेरे फाइनेंशियल अकाउंट में क्या ये कोई सेल नहीं होने वाली है? होने वाली है सर, लेकिन उसके लिए जीएसटी में क्या होगा, टैक्स इनवॉइस, जीएसटी में टैक्स इनवॉइस होने वाला है ना। जीएसटी में मेरे लिए टैक्स इनवॉइस इशू हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, एनुअल रिटर्न में टर्नओवर ज्यादा रिपोर्टेड है और मैं चल कहां से रहा हूं, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो उसमें प्लस करके करूंगा। दिस इज सिंपल रिकंसिलिएशन, ऐसा ही ना सर? सो ये सिंपल इस तरीके के जो ट्रांजैक्शन होंगे जो आप डिटेल में भी और देखेंगे। एक दो और पॉइंट में जो बात कर रहा हूं आपसे, देखिए इसमें मेरे हिसाब से अपना दिमाग, जो रूटीन का जो दिमाग है, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला दिमाग है, वो बहुत ज्यादा काम करने वाला बजाय यहाँ पे रखा हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं लॉ पढ़ने की इसके लिए ये जरूरत नहीं है कि यहाँ पर ये डालना, यहाँ पर ये डालना। छोटे छोटे एक चीज देखिएगा आप, यहाँ पर क्या लिखा, अनएडजस्टेड एडवांस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी ये मुझे क्या कह रहे हैं कि आप बुक्स का टर्नओवर पकड़ो और उसमें ऐड करो क्या, अनएडजस्टेड एडवांस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी मुझे जो भी एडवांस मिला हुआ है 31 मार्च 2018 को, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, वो यहाँ पर ऐड करो। तो क्या सारे ऐड करते हैं यहाँ पर? In my opinion, it should be only for services. Even if अगर मैंने यहाँ पर एडवांस सारे एडवांस दे दिया, but it should be for services only. अगर ये वाली चीज हमने सारा लिख दिया तो रिकंसिलिएशन मैच नहीं करेगा, करेक्ट सर? फिर उसके बाद एक बात करते हैं, जैसे आप ये 5E क्लॉज देखिएगा, 5E में क्या लिखा गया, क्रेडिट नोट्स इशूड आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्रेडिट नोट इशूड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बट रिफ्लेक्टेड इन द एनुअल रिटर्न, यानी एनुअल रिटर्न में रिफ्लेक्ट हम कर चुके हैं और उसको क्या कह रहे हैं, प्लस कर दीजिए, ठीक है? थोड़ा सा इसको एग्जामिन करते हैं ट्रांजैक्शन है क्या। मैं छोटा सा इसी को सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए आपसे एक ट्रांजैक्शन डिस्कस कर रहा हूं। लेट अस अज्यूम मेरा एक जनवरी 2018 में मैंने 1 करोड़ रुपए का इनवॉइस इशू किया, मैंने कोई माल या सर्विस दी जिसका लिए 1 करोड़ का इनवॉइस इशू किया, कब, जनवरी 2018 में। कोई भी XYZ रीजन था जिसकी वजह से मेरा वो माल डिफेक्टिव था, सर्विसेज डेफिशिएंट थी, व्हाटसोएवर बी द रीजन, लेकिन उसमें 10 लाख रुपीस का मेरा मुझे डिस्काउंट देना पड़ गया या मुझे उसकी टैक्सेबल वैल्यू कम हो गई विदिन परमिसिबल रीजन ऑफ सेक्शन 50 सब्सेक्शन 3। अभी क्या होगा कि मेरी टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो गई जीएसटी लॉ के हिसाब से, 90 लाख रुपीस, और मेरे रिपोर्टेड जो रिटर्न है उसमें कितना है, 9 लाख रुपीस। क्यों होने वाला क्या है, इस दिन मैंने इनवॉइस इशू किया होगा, जून में जब मैंने 10 लाख का दिया तो मैंने क्रेडिट नोट रेज कर दिया, करेक्ट है सर? तो जब मैंने क्रेडिट नोट रेज किया सेक्शन 34 का, तो मेरी जो एनुअल रिटर्न है, एनुअल रिटर्न में क्लॉज नंबर 10, 11, 12, 13 ये बाद में जो अमेंडमेंट है उनके लिए, सो वहां पर एनुअल रिटर्न में मेरे कैटर हो गया, यही वाला क्लॉज उन्होंने स्पेसिफिकली बनाया ना। देयर कैन बी 2 सिनेरियोस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या हो सकता है, हो सकता है इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो ऑडिट है वो पहले ही पूरी हो चुकी है, हो सकता है नहीं हुई, बिकॉज़ आई एम टेकिंग जून, दोनों चीजें पॉसिबल है। लेट्स अज्यूम कि अभी मेरी ऑडिट वगैरह पहले ही पूरी हो गई और मैंने जो वो क्रेडिट नोट है, वो क्रेडिट नोट मेरे जो फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑडिटेड अकाउंट है उसमें कंसीडर नहीं हुआ, मेरा उसमें फाइनेंशियल अकाउंट्स में कंसीडर नहीं हुआ। अभी क्या होने वाला है सर, इसका क्या मतलब हुआ, यानी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना टर्नओवर है इस इनवॉइस का, 1 करोड़, 1 करोड़ ना सर, प्लीज फॉलो इट। मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में
है और मेरे रिटर्न में कितना है 90 लाख, तो क्या करना चाहिए मुझे? मैं बुक से अकाउंट बुक से रिटर्न की तरफ जा रहा हूं, क्या करना है मुझे? माइनस करना है। सिंपल सी चीज कि अगर टर्नओवर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मोर एंड जीएसटीआर 9 इज लेस, तो मैं क्या करूंगा? रिड्यूस करूंगा। इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? हो सकता है ऑडिट नहीं हुए और दिस इज द इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। मैं अकाउंट्स का ज्यादा जानकार नहीं, बट आई एम अज्यूमिंग मैक्सिमम क्या होगा उसको 31 मार्च की डेट के ऊपर ड्यू टू इट्स अ इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट इन रिलेवेंस टू मेरा अर्लियर इनवॉइस, तो उसको मैंने उस क्रेडिट नोट को भी कैटर कर मैक्सिमम से मैक्सिमम यही हो सकता है। इन दैट केस व्हाट गोना हैपन? दोनों जगह पर मेरा टर्नओवर कितना रिपोर्टेड है? 90। डू आई नीड टू मेक एनी एडजस्टमेंट? नो इंपैक्ट एट ऑल। ये फॉर्म अपने को क्या कह रहा है? क्रेडिट नोट इश्यूड आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बट रिफ्लेक्टेड इन द एनुअल। In my understanding, this figure will never be positive. Either it will be minus or zero. Plus तो कभी हो ही नहीं सकता। अभी देखिए एक बहुत मजेदार चीज, आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में आपसे जहां से शुरू किया था कि अभी मैंने फूड वाला एग्जांपल लिया, इसी फूड को पुराने वाले एग्जांपल में वापस ले जा रहे हैं कि मैं जो मील पर एम्प्लॉय पर मील जो सप्लाई करता हूं, लेट अस अज्यूम इसकी एक्चुअल कॉस्ट आती है 100, जिसके ऊपर जीएसटी पे होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या किया 20 के ऊपर जीएसटी पे किया और 20 ही चार्ज किया एम्प्लॉय से, 20 के ऊपर डिपॉजिट कराया। तो अभी होने वाला क्या है, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने के ऊपर सेल बुक्ड है? 20। मैंने जीएसटी 9 में कितने के ऊपर है? 20। क्या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कहीं आएगा? आएगा क्या सर? पर रिकंसिलिएशन किस चीज का होगा? जब कुछ मिसमैच होगा तो ही तो रिकंसिलिएशन होना है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में इसका कुछ भी आने नहीं आने वाला। फिर जो मैं आपको कह रहा था, लॉ कहता है कुछ प्लस 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 करो, फिर कुछ माइनस करो, तो देखिए इस माइनस में यहां पर उसके बाद लास्ट में क्लॉज है कि एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू रीजंस नॉट लिस्टेड। गुड वन। वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, उसमें एक होता था ना अदर कॉलम, इट यूज्ड टू हैपन, अदर एक्सपेंडिचर्स, वो सारे उसमें चले जाते, ऐसा होता था सर। तो ऐसा यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू रीजंस नॉट लिस्टेड है, ठीक है, तो वो यहां पर हम डालते हैं। अब जब यहां पर भी हमको सारी चीज पता चली, तो यहां पर फिर बाद में आ रहा है अनरिकंसाइल्ड टर्नओवर। अनरिकंसाइल्ड मतलब आप रिकंसाइल कर ही नहीं पाए, वो मैं बैंक रिकंसिलिएशन जैसे बनाता था, वैसे रिकंसिलिएशन हुआ ही। तो जब रिकंसिलिएशन नहीं होता था तो हम क्या करते थे सर? वेरी वेरी सिंपल थिंग, मतलब कोई ना कोई चीज हमसे गैप छूट रहा है। व्हाट वाज दैट? सस्पेंस। आवाज आई कैसे सर? मैं भी यही करता हूं, मैं यही बता रहा हूं, मैं भी यही करता था भाई। जो समझ में नहीं आया फिर तो सस्पेंस करके तो मेरा ही देना है ना सर। व्हाट डू यू मीन बाय सस्पेंस? मुझे पता नहीं चला ये क्या है। करेक्ट यही है ना, इसके अलावा कोई मीनिंग है क्या सर? अभी देखिए क्या है, लॉ यहां पर क्या कह रहा है, ये आपका जो रीजंस लिस्टेड नहीं है उसके अलावा ये, और उसके बाद अनरिकंसाइल्ड टर्नओवर। फिर वो कह रहे हैं अनरिकंसाइल्ड टर्नओवर के रीजन बताइए। अरे रीजन पता होता, बट देखिए ये एक लाइटर साइड में समझ सकते हैं इस चीज को इस तरीके से। बट बाय द टाइम आई लीव दिस पोडियम, आई विल गिव सम फूड फॉर थॉट कि इस टेबल को भी यूज किया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता लॉ मेकर्स का ऐसा दिमाग था, क्योंकि मैं उनके इंस्ट्रक्शन आपके सामने रखता हूं। देखिए वो क्या कह रहे हैं दोनों में, जो अदर एडजस्टमेंट के लिए लॉ क्या कह रहा है, एनी डिफरेंस बिटवीन टर्नओवर रिपोर्टेड इन एनुअल रिटर्न एंड टर्नओवर रिपोर्टेड इन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू रीजंस नॉट लिस्टेड एज सैलरी है। करेक्ट? यानी कोई भी डिफरेंस जो कि इन दोनों टर्नओवर में है, जो कि वो लिस्टेड है, सारे के सारे यहां आने वाले, ठीक है। इसका पढ़िए क्या कह रहे हैं रीजंस का। रीजन फॉर नॉन रिकंसिलिएशन बिटवीन द एनुअल रिटर्न डिक्लेयर्ड इन द ऑडिट फाइनेंशियल, मतलब वही की वही बात रिपीट करके कि वहां पर ये कहते हैं। बट आई विल गिव यू सम फूड फॉर थॉट जहां पर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वो बाय द टाइम आप लोग सोच सकते हैं, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा। दिस वन इज आई लीव इट हियर क्योंकि इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फिर आता है, आपको पता है कि कई कई रीजंस की वजह से इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, जैसा मैंने आपको शेयर किया, 9 क्या है सर? मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज 9? समेशन, एग्रीगेशन, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। जितनी रिटर्न फाइल की है उसका सम अप एक्सरसाइज। व्हाट इज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? टर्नओवर से ट्रैवल करना है कहां तक? फाइनेंशियल टर्नओवर से ट्रैवल करना है जीएसटी 9 के टर्नओवर तक, दैट्स इट। ये रिकंसिलिएशन है।
लेकिन उस रिकंसिलिएशन में भी वहां पर ऑप्शन, वहां जाके जिस तरीके से क्लॉजेस बने हुए हैं वहां 2-3 चीजें लिमिटेड है, दैट इज इनपुट टैक्स एलिजिबल कितना है। मैं सरपास कर गया इस स्लाइड को, लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी है, ये सीए से सर्टिफाइड है। सो व्हाट इज आईटीसी? सेकंड, जब इस फॉर्म को आप डिटेल में शाम को देखेंगे देन यू विल गेट टू नो कि अगर क्लासिफिकेशन में कोई डिफरेंस है, यानी कि रेट ऑफ टैक्स का कोई डिफरेंस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का अलग ओपिनियन है, तो वो जो रेट ऑफ टैक्स एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो आने वाली है, तो देयर विल बी अ डिफरेंस इन आउटपुट। सो 2 और एक तीसरा रिफंड, प्रिसाइजली इन 3 चीजों को छोड़ के मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती जो यहां रिपोर्ट करने की बात। यानी अगर वैल्यूएशन में, आपको याद होगा मेरा क्वेश्चन, वैल्यूएशन में डिफरेंस है, 20 रुपए का खाना दिया, टैक्स देना चाहिए था 100 के ऊपर, ऑडिटर को पता है, लेकिन दिया कितने में? 20 रुपए पे, उसको वो टैक्स कितने पर चार्ज किया? 20 पे चार्ज किया। जीएसटी और 20 रुपए अकाउंट में 20 रुपए जीएसटी और 9 कुछ आना है? नो। एडवांस के ऊपर टैक्स देना था, नहीं दिया, ये ऑडिटर को पता है, यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई का जो प्रोविजन था वो अडेयर नहीं किया। कहीं भी आएगा इसमें? कहीं भी नहीं आएगा। मैं और थोड़ा सा बात क्लियर करूंगा, नहीं आएगा तो क्या करें? क्या हमारी रिस्पांसिबिलिटी खत्म हो गई? नो, आई एम सेइंग नो। आगे बात करेंगे थोड़ा सा। फिर एक चीज निकल के आती है, जो भी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अनरिकंसाइल्ड चीजें रह गई या ऑडिटर का व्यू लिमिटेड एस्पेक्ट के ऊपर, लिमिटेड रिव्यू की मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, वहां डिफरेंट है, तो वहां क्या करना है? तो वहां पर आपको टैक्स देना है अलग से, फॉर्म ये कह रहा है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट एक बात ये है कि यहां पर लॉ ये कह रहा है टू बी पेड बाय कैश, मतलब आईटीसी यूज नहीं करोगे कहने का मतलब ये। In my opinion, there is no provision in GST Act which bars me to utilize my ITC for this thing. So मेरी अंडरस्टैंडिंग में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जहां पर मैं आईटीसी यूज नहीं कर सकता। So let us see. फिर तो अल्टीमेट चीज आती है लास्ट में कि जो कि हमारा डिस्कस हो रहा, मेरे आते ही सबसे पहले सर मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि उसमें एक क्लॉज लास्ट में दिया गया। व्हाट इज दैट क्लॉज सर? जब मैं साइन कर रहा हूं ना, हाँ सर ने कहा एफिडेविट क्लॉज। सो ऑडिटर नॉर्मली ऑडिट करता है, लेकिन यहां पर क्या करवा रहे हैं? आई हियर बाय सोlemnly affirm and declare that वो लिखना भूल गए सर, that the information given here and above is true and correct to the best of my knowledge and belief, and nothing has been conceived therefrom. How could I know कि उसमें उसने कुछ कंसीडर नहीं किया? सर्टिफिकेट कौन दे रहा है सर? एफिडेविट कौन दे रहा है? ये अच्छा वर्ड हुआ, हाँ कुछ एनीवेज। सो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। जो जो मेजर प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों से शेयर किए, ये इंस्टीट्यूट ऑलरेडी गवर्नमेंट को कम्युनिकेट कर चुका है। आई एम कमिंग बैक टू माय पॉइंट, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मेरा स्कोप क्या है ऑडिट का। वैल्यूएशन में कोई चेंज है, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए, क्या मुझे कहीं भी इस चीज को मेरे 9C में जाना है? अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, 9C इज व्हाट? रिकंसिलिएशन। In my humble opinion, कहीं नहीं। As far as this ITC eligibility classification and refund is concerned, yes, to some extent यहाँ पर available है, तो ये वाली चीजें मेरे 9C में जाने, to some extent, not all. Last section में आप देखेंगे क्या क्या उसकी और डिटेल में वो वाली चीजें। But precisely speaking, now come back to my original audit report, जो format 1, format 2 की हम बात कर रहे थे, तो उसमें दोनों ही फॉर्मेट में मैं क्या सर्टिफाई कर रहा हूं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स, मैंने वो सारे के सारे मेंटेन किए जो लॉ में रिक्वायर्ड है। तो अगर मान के चलिए वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं है, कैन आई से मैंने आउटवर्ड सप्लाई का जो ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट मेंटेन करना था वो किया है। सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 से एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेंटेन ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ these things, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाईज। एक कंपनी डायरेक्टर को रेम्युनरेशन दे रही है, एक कंपनी डायरेक्टर को रेम्युनरेशन दे रही है, अज्यूमिंग डायरेक्टर और कंपनी रिलेटेड पार्टी, जो कि ज्यादातर केसेस में होंगे, आई एम नॉट यूजिंग द टर्म ऑल, जो कि ज्यादातर कंपनी में होगी एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 के हिसाब से, वो रेम्युनरेशन क्या जितनी वैल्यू थी उसी वैल्यू के ऊपर टैक्स हो जाएगी? If it is a related party, valuation rules के हिसाब से, ठीक है सर। एक छोटा सा आप लोगों के लिए सोचने के लिए बात बोलता हूं, देखिए जीएसटी का एक्सटेंट कहां तक जा सकता है? लेट्स अज्यूमिंग कि डायरेक्टर और कंपनी रिलेटेड पार्टी, करेक्ट सर? डायरेक्टर और कंपनी रिलेटेड पार्टी,
आई एम श्योर ज्यादातर कंपनीज के केस में लोन लिया हुआ होगा, करेक्ट सर? लोन किसी ना किसी ने लिया हुआ होता है, मे बी वर्किंग कैपिटल लोन, मे बी टर्म लोन, मे बी सम अदर लोन, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन, तो कंपनी की बैलेंस शीट में मिलेंगे लोन। जितने भी डायरेक्टर होते हैं क्या वो गारंटी देते नहीं देते लोन की? देते हैं नहीं देते सर? So is there any activity or transaction between company and director? लोन की गारंटी देना। Is there any? मैं यही पूछ रहा हूँ, उसमें पैसा गया है नहीं? पैसा तो किसी ने भी नहीं दिया। डायरेक्टर को गारंटी देने के लिए किसी कंपनी ने पैसा नहीं दिया ना? कोई बात, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, is there any activity or transaction between company or not? कंपनी और डायरेक्टर। डायरेक्टर ने क्या किया? कंपनी गारंटी दी, किसी और की थोड़ी देता है, अननोन कंपनी थोड़ी देता है, अपनी कंपनी की देता है ना, जहां पर वो डायरेक्टर है। शेड्यूल 1 एंट्री नंबर 2, any activity or transaction between related parties shall be deemed to be a supply even if there is no consideration. तो जो मैंने डायरेक्टर को रेम्युनरेशन दी थी या डायरेक्टर ने गारंटी दी थी, is it not an inward supply? I am just posing a question to you. Whether true and correct accounts are maintained? If that inward supply is not there. अरे सर सॉरी, मैंने ये देखा ही नहीं आपका, अभी देख रहा हूँ। अभी 15 मिनट लेके चलो मुझे, अच्छा बताना चाहिए था, मैंने 15 मिनट बोला था सर, देखो आपने 10 लिखा है वैसे भी। 10-15 मिनट थैंक यू सर। 10-15 मिनट आप लोग दे रहे हो। देखिए अभी मैं थोड़ा सा वो बात कर रहा हूँ ना, कहीं वैल्यू वगैरह देने की जो बात करते हैं, अभी मैं डायरेक्ट उसके ऊपर आ जाता हूँ, ये छोड़ देते हैं, फिर ये 2 किताब में पढ़ने से आराम से मिलेगा, और बाकी आपके सेशन वैसे हैं ही, और जस्ट आई एम लीविंग दीज सम आइटम्स आई एम लीविंग। ओके, देखिए रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो मुझे ये भी बताया गया कि यूट्यूब पे जाने वाला है, तो ठीक है, होगा विल डिस्कस। आपके सामने मैं एक सिंपल सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रखा हूं, वेरी वेरी सिंपल, प्लीज हैव अ लुक एट। सेल 1200 करोड़, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक सेम, लीव इट 150 करोड़, परचेज 400 करोड़, लेबर बेसिकली परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को दिए 150 करोड़, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 200 करोड़, प्रमोशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 100 करोड़, एडमिन एक्सपेंसेस 150 करोड़, डेप्रिसिएशन 150, नेट प्रॉफिट 150, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन इज 200। सिंपल बैलेंस शीट। ये मेरी एक बैंक की बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का उनको समराइज सिंपल करके लिखा हुआ है, और उससे ज्यादा कुछ सिर्फ फिगर रॉन्ग फिगर में कर दीजिए। अभी एक सिंपल सी चीज दिमाग में आती है, इस आदमी ने पूरे अपनी सेल के ऊपर 1200 करोड़ के ऊपर टैक्स दे दिया, और जितने भी परचेजेस थी उन परचेजेस या जितनी भी इनवर्ड सप्लाई थी, परफेक्ट वर्ड वुड बी, उसके ऊपर आईडीसी ले लिया। कहीं कोई दिक्कत है क्या? लेट अस अज्यूम 17.5 की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 17.5 यहां पर ब्लॉक क्रेडिट है, ब्लॉक क्रेडिट को छोड़ के बाकी सारे क्रेडिट है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? वो क्रेडिट पूरा ले सकता है, कोई तकलीफ नहीं है ना सर? आपको रूल 42 याद है क्या? रूल 42 याद है, वो क्या कहता है? कुछ ऐसा था, T1, T2, T3, T4, D1, D2, C1, C2, C3, E, F को कैलकुलेट करो, फिर ऐसा कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला, वो याद है सर? वो मैथमेटिकल फॉर्मूला यहां पर है, लेकिन एक्चुअली वो लॉ मिलता जुलता लॉ पहले भी हुआ करता था। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? प्रिसाइजली कि आपने जो इनवर्ड सप्लाई ली है, अगर ये इसके ऊपर जो आपने टैक्स दिया है वो पूरा मिल जाएगा अगर ये सप्लाई आपने टैक्स पूरी की 100% फुल्ली एट्रिब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाई यूज करो, करेक्ट? पहले भी ऐसा ही लॉ, वैट में भी ऐसा ही था, सर्विस टैक्स में भी ऐसा ही। लेकिन अगर जो आपने इनवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर जीएसटी दिया है वो है फुल्ली एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज हुआ है, तो नो क्रेडिट, नो क्रेडिट। वो दुर्गेश्वरी फूड और रुचि सोया के सुप्रीम कोर्ट के झगड़े भी चल रहे हैं। एनीवेज, और अगर मान के चलिए यहां पर एक नई चीज बोल दी गई, ये कॉमन क्रेडिट जो बच गए, ये कॉमन क्रेडिट होंगे ना, पहले तो क्रेडिट मुझे मिलता ही उसका था तो मेरी सप्लाई में ये चीजें यूज हो रही, अभी क्रेडिट किसका मिलने लग गया? जो मेरी सप्लाई बिजनेस के लिए यूज हो रही, नॉट फॉर सप्लाई। जो मैं टैक्स दे के आ रहा हूं वो मेरा कहां यूज हो रहा है? बिजनेस में यूज हो रहा है, नॉट फॉर आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है? सो लॉ ने वहां पर स्पेसिफिकली कुछ कहा कि ये जो कॉमन क्रेडिट बच गया इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें।
ठीक है, तो क्या ये कैलकुलेशन मुझे इस केस में करने की जरूरत है? रूल 42 का ओरिजिन जो है वो आता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 से। वो ये कहता है कि अगर एग्जाम सप्लाई कोई है तो एग्जाम सप्लाई के कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट हम आपको अलाउ नहीं करेंगे और बाकी का आपको अलाउ है। कॉरस्पॉन्डिंग जो क्रेडिट होंगे वो अलाउ करेंगे, उसकी कैलकुलेशन रूल 42 में इनपुट सर्विसेज के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए रूल 43 लिखी है। करेक्ट है सर? अब जब मेरी टीम ऑडिट कर रही थी, लेट अस अज्यूम ये उनके सामने एक ऑब्जर्वेशन आया, छोटा सा ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन है कि कंपनी ने क्या कर रखा है, अपने एम्प्लॉइज को घर दे रखा है, which is a part of their CTC also, which is a part of their CTC। ऐसा होता है ना, इट्स वेरी कॉमन। जहां भी मेरे रिमोट एरियाज में फैक्ट्रीज होंगी, नॉर्मली एक फैक्ट्री के साथ में एक कॉलोनी रहती है और उस कॉलोनी में मेरे एम्प्लॉय जो भी एडमिनिस्ट्रेशन मेरे स्टाफ होते हैं वो वहीं पर रहते हैं। तो लेट अस अज्यूम पैकेज कुछ ऐसा था कि CTC 55 लाख रुपीस, 55 में से 5 लाख रुपए नोशनल वैल्यूज घर की, मे बी इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो देयर। तो आपको लगता है इस ऑब्जर्वेशन का उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट है? आपको लगता है कि मेरी टैक्स लायबिलिटी थी वहां पर, उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट है इस चीज का, इस ऑब्जर्वेशन का? सर क्विकली कैलकुलेट, लेट्स कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी है। लेट अस अज्यूम इजी कैलकुलेशन के लिए 10% टैक्स रेट मान लेते हैं, तो 10% है नहीं, बस 15 मिनट के लिए और जो मेरा सेशन है उतने के लिए मान लीजिए 10% है। तो 1200 करोड़ की सप्लाई, इसके ऊपर टैक्स कितना होगा? 120 करोड़। मेरे जो एक्सपेंसेस है, लेट अस लीव दिस डेप्रिसिएशन एंड नेट प्रॉफिट, कितना होगा? 200। और इसमें से ये भी माइनस कर देते हैं, जो कि इसमें कुछ सैलरी वगैरह भी होगी, सैलरी के साथ में फ्यूल एक्सपेंडिचर, जो पेट्रोल डीजल जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, जो 100 करोड़ रुपए के ऐसे हैं जिनके ऊपर ये सारी चीजें, सैलरी जिनके ऊपर जीएसटी लगता है, तो 100 200 300, 200 300 हो गए, 350 मान लेते हैं सर, इजी कैलकुलेशन हो गई। 1000 करोड़ के मेरे इनवर्ट सप्लाई हैं जिनके ऊपर मैंने जीएसटी दिया हुआ, करेक्ट है सर? उसके ऊपर भी टैक्स रेट कितना? 10%, सबके ऊपर इजी कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं। तो अभी क्या काम हुआ, मेरे को कितना मेरा टैक्स आया? आउटपुट टैक्स 120 करोड़, इनपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मान लेते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट 100 करोड़, मेरे को कैश में कितना पे करना पड़ेगा? 20 करोड़। ऐड पा रहे सर, 20 करोड़ मुझे पेमेंट करना है। अब मैं ये कह रहा हूं इसका कोई इंपैक्ट पड़ता है यहां पर? इज इट नॉट अ सप्लाई बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय? ना सिंपल क्वेश्चन, इज इट अ सप्लाई? सप्लाई है या नहीं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट? है या नहीं सर? नहीं है सर, कारण नहीं होने का? सॉरी सर, आवाज नहीं। हाँ, कॉस्ट तो मैं जो परचेज करके लाता हूं वो भी होती है, उससे सीए को फीस दी, वो भी कॉस्ट है सर। कोई और बात? एक कॉमन क्लेम ये आता है कि एम्प्लॉय की बात है, और एम्प्लॉय की जो सर्विसेज है वो शेड्यूल 3 में एंट्री नंबर 1 में लिखा गया कि इट विल नीदर बी कंसीडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ऐसा सर हमने पढ़ा फरवरी में, ऐसा कुछ एक प्रेस रिलीज किया है, लेकिन उसके बाद वो गवर्नमेंट साइलेंट हो गई। प्लीज माइंड में आपको पढ़ के बताता हूं शेड्यूल 3 की पहली एंट्री है क्या। शेड्यूल 3 एंट्री नंबर 1 सेज any services provided by employee to employer in the course of employment shall neither be considered as supply of goods nor supply of service। क्या बोला सर? any services provided by employee to employer, तो इसका वन वे है। सो जो घर दिया वो क्या था? by employee to employer है, employer to employee? क्या कवर होगा शेड्यूल 3 में? on the contrary, शेड्यूल 1 जो ये कहता है कि कंसीडरेशन नहीं है तो भी सप्लाई होगी, वो क्या कहता है? शेड्यूल नंबर 1 एंट्री नंबर 2 which says any activity or transaction between related party shall be deemed to be supply even if there is no consideration। So is it a supply now? Yes, it's a supply, क्योंकि पहले ही देखते हैं सप्लाई है। तो अब बताइए, अगर लेट अस अज्यूम ये सप्लाई हो गई, इसका कोई फर्क पड़ रहा है या उसकी कैलकुलेशन के ऊपर 20 करोड़ कैलकुलेट करके आए थे? फर्क पड़ रहा है? कितना फर्क पड़ेगा? खाने के वो, अच्छा कैसे फर्क पड़ेगा सर? इलेक्ट्रिसिटी से एग्जाम है, इलेक्ट्रिसिटी से एग्जाम। नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 डेटेड 28 जून 2017 इट इज एग्जामेड। रेजिडेंशियल
dappling used for residence is also exempt. Notification number 12/2017 dated attached in 2017 दोनों exempted हैं. फिर वही वाली बात हो गई, जब exempted है तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. सप्लाई को टैक्स ही नहीं, जब exempted है तो करेक्ट सर. Now let's come back to rule 42. That is 17 subsection 2. वो क्या कहता है? सर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आने वाला है, प्लीज थोड़ा केयरफुली देखिए. अभी ये क्या कह रहा है? लेट अस अज्यूम जैसे मैंने एक एम्प्लॉय की बात की 5 लाख रुपए से 20 एम्प्लॉय, कितनी हो गई सर टोटल सप्लाई? 1 करोड़ रुपए. 1 करोड़ रुपए की मेरी आउटवर्ड सप्लाई व्हिच इज एग्जाम्प्ट. लेट्स रीकैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी. सेल 1000 सप्लाई टैक्सेबल 1200 करोड़ रुपए. कितना टैक्स हुआ सर इसके ऊपर? 120 करोड़ आउटपुट टैक्स. एग्जाम्प्ट सप्लाई 1 करोड़ रुपीस, टैक्स अमाउंट 0. सो जैसे असेसमेंट ऑर्डर या हम अपना कैलकुलेशन बनाते हैं उसी तरीके से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं. नाउ व्हाट इज सम एंड सब्सटेंस? टोटल सप्लाई 1201 करोड़, टैक्स आउटपुट टैक्स 120 करोड़. सब उतना ही है ना सर? कोई नया नहीं है? ओके. नाउ लेट्स कम बैक हियर. अभी यहां हमने क्या किया था? इनपुट पूरा मिल जाएगा. इनपुट रूल 42 ये कहता है जो आपका एक्सक्लूसिवली एट्रिब्यूटेबल तो आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई हो गई है, बाकी नहीं. तो एक्सक्लूसिवली एट्रिब्यूटेबल क्या क्या है? परचेज पूरा है, यस मान लेते हैं परचेज पूरा है. लेबर कॉन्ट्रैक्टर, यस पूरा है, वो बनाने के लिए. फैक्ट्री एक्सपेंसेस देयर कैन बी सम डाउट, बट फॉर इजी कंप्यूटेशन हम मान लेते हैं कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस में जितने सारे हुए ये सारे के सारे एक्सक्लूसिवली एट्रिब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाई है. नाउ दिस प्रमोशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट 250 करोड़, इसमें 150 करोड़ हमने कहा था, हम ये मान लेते हैं सेलरी और नॉट जीएसटी वाले. नाउ व्हाट गोना हैपन? यानी कि 100 करोड़ रुपए की हम मोटे तौर पे ये मान के चल रहे हैं कि ये एक्सक्लूसिवली एट्रिब्यूटेबल क्यों नहीं है, ना ही एक्सक्लूसिवली एट्रिब्यूटेबल एग्जाम्प्ट सप्लाई. तो ये क्या है? कॉमन क्रेडिट. रूल 42 में इसको बोला गया C2. रूल 42 में इसको डिनोट किया गया C2 से. ना व्हाट गोना हैपन? लॉ क्या कह रहा है कि प्रोपोर्शनेट क्रेडिट डिसअलाउ कर दो पहली बार. तो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट डिसअलाउ करेंगे सर, कितना आएगा? few thousands होंगे. आप कहीं जैसे इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, इतने तो वैल्यू होगी. जैसे सर बता रहे थे उस टाइम की वो 2-4 लाख रुपए तो मीटिंग में डिस्कस हो गए 500 रुपए की फीस के लिए. प्लीज माइंड देयर इज अनदर प्रोविजन व्हिच सेज D2. वो वहां पर ये बोलता है प्रोविजन कि जितना आपका कॉमन क्रेडिट है उसका 5% आपको एड ऑफ डिसअलाउंस करना है. The moment you are computing this rule 42, तो आपको क्या करना है? Proportionate disallowances, which will be proportionate कैसे होगा? मेरा ITC 100 करोड़ के ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितनी हुई मेरी? इनपुट टैक्स कितना होगा? 10 करोड़ रुपए. 10 करोड़ into 1 divided by 1201, which will be few thousands I think. छोड़ देते हैं उसको. Plus C2 into 5%. What is that? 10 करोड़ into 5% कितना हुआ सर? कितना हुआ सर? 50 लाख. The moment there is an exempt supply of 1 rupee, what gonna happen? ये 50 लाख रुपए की डिमांड है. छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं आपको. एक और चीज, लेट अस अज्यूम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा हूं. हो सकता है कई फैक्ट्रीज ऐसी होंगी जिनके कोई रेजिडेंशियल रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे. करेक्ट है सर? लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट में एक प्रोविजन है सेक्शन 46 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट. वो ये कहता है कि जिस फैक्ट्री में भी एम्प्लॉय अगर 250 से ज्यादा है, इन दैट केस व्हाट गोना हैपन? आपको वहां पर कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है. जिस कैंटीन की हम शुरू से बात करते हैं, लेट अस अज्यूम वापस मैंने एक दूसरा आपके सामने फैक्टर था, ये 50-80 कर दिया, वो अपन वही ले लेते हैं 10 और 100. ठीक है? 10 और 100 के ऊपर ले लेते हैं हम लोग, जो मॉर्निंग से बात कर रहे हैं. लेट्स अज्यूम कि वो 1 करोड़ रुपए की यहां पर एक्स्ट्रा सप्लाई किसकी आ रही है? कैंटीन रिकवरी. 1 करोड़ के ऊपर टैक्स वापस कैलकुलेट करें सर, कोई खर्चा नहीं दिया हुआ किसी को, सिर्फ क्या है? कैंटीन रिकवरी 1 करोड़ रुपए जिसका टैक्सेबल वैल्यू है. ठीक है सर? वापस कैलकुलेट करते हैं. सेल 1200 करोड़ टैक्सेबल सप्लाई, टैक्स 120 करोड़ आउटपुट टैक्स, टैक्सेबल सप्लाई एट द रेट ऑफ 5%. सर खाना कितने के ऊपर टैक्स रेट है? 5% है. कोई डाउट तो नहीं ना? मैं इसको थोड़ा अलग कर रहा हूं, इसको 10 में ले जा रहा हूं स्पेसिफिक रीजन के लिए. तो अभी क्या होने वाला है? टैक्सेबल सप्लाई एट द रेट ऑफ 5%. कितनी? 1 करोड़ टैक्स पेबल 5 लाख रुपीस. सो मेरा टोटल टर्नओवर 1201 पूरा का पूरा टैक्सेबल. सर प्लीज आप फॉलो कर रहे हैं नहीं सर? टोटल टैक्सेबल टर्नओवर मेरा कितना हुआ? 1201. टैक्स पेबल कितना हुआ? आउटपुट टैक्स 120 करोड़ 5 लाख. 120.05. करेक्ट? सर आर यू फॉलोइंग मी?
अभी क्या मुझे आईटीसी और रिवर्सल की कैलकुलेशन करने की जरूरत है? सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्या कह रहा था? अगर एग्जेम्प्टेड सप्लाई कोई है तो आपको क्या करना है, वो कैलकुलेशन जो रूल 42 की जो T1 T2 T3 T4 वगैरह हर मंथली बेसिस पर करनी होगा करनी है। तो क्या मुझे ऐसे केस में करने की जरूरत है जहां पर ये कैंटीन है? शायद मैंने आगे लिखा हुआ है विद इन 5 मिनट्स। ये वाला कैंटीन रिकवरी ऑनलाइन रुपीज है, क्या हमको अभी कैलकुलेशन करने की जरूरत है वो T1 T2 या नहीं? सर है यार, लिख लीजिए, वो पीछे से रिमाइंडर मार नहीं जरूरत। सर प्लीज नोट नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 CTR रेट वाला डेटेड 28 जून 2017, एक्सप्लेनेशन नंबर 4 का क्लॉज 4 वो ये कहता है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 अगर किसी भी टैक्स रेट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है आईटीसी का, इन दैट केस फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 वी विल डीम इट एज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो आप टैक्स दे रहे हो 1 करोड़ रुपए के ऊपर, लेकिन लॉ ये कह रहा है हम इसको एग्जेम्प्ट सप्लाई मानेंगे। द मोमेंट एग्जेम्प्ट सप्लाई माना क्या हो गया सर? वो 120.05 प्लस 50 लाख रुपए प्लस छोटा मोटा और भी मिल जाए। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, डिपार्टमेंट इज गेटिंग ट्रेन्ड इन सच अ मैनर कि वो कहीं ना कहीं भी एग्जेम्प्ट सप्लाई। आज से सवा साल पहले की बात मैं आपको एक शेयर करता हूं। कोई डिपार्टमेंटल डिस्कशन हो रहा था किसी अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो मैं एक चीज वहां पर स्पेसिफिकली कह रहा था, मैंने कहा सर आज तक क्या होता था, असेसी आपके पास आता था, वो कहता था इट इज एग्जेम्प्टेड, आप कहते थे टैक्सेबल। मैंने कहा जीएसटी वो दिन दिखाएगा जब असेसी आके कहेगा नहीं इट इज टैक्सेबल एंड आप कहोगे नो इट इज एग्जेम्प्टेड। आप देखिए यहां यही हो गया। और डिपार्टमेंटल ऑफिसर की कुछ जो ट्रेनिंग है वो इसी तरीके से चल रही है कि प्लीज फाइंड सम एग्जेम्प्ट सप्लाई, दैट्स इट, रेस्ट विल टेक केयर। सो अभी टाइम की वजह से मैं और चीजें नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन ये मैं बात कर रहा था आपको वैल्यू एडिशन। सो ये जब चीज आप कैलकुलेट करते हो, देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स आर देयर जिसको आप प्रॉपर्ली कंप्यूट कर सकते हो, वहां अपना कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हो, और जो ये अमाउंट हम कंप्यूट कर दे रहा है इट कैन बी वेरी वेल रिस्ट्रिक्टेड। मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि लॉ को फॉलो नहीं करना, बट डेफिनेटली यू कैन फॉर्मुलेट सम एग्रीमेंट, सम टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स कैन बी देयर which will be different from person to person. Precisely एक क्लाइंट के केस में 12-12.5 करोड़ रुपए की लायबिलिटी आ गई, जिसको कि हमने रीऑर्गेनाइज किया, उसने रिड्यूस इट सबसे सिर्फ इतना सा। लेकिन जो लॉ में है लॉ के हिसाब से टैक्स दिया, ऐसा नहीं टैक्स दिया। सो ऐसे ये एक चीज नहीं है, ऐसी और बहुत सारी चीजें लॉ में जगह जगह पर है, खासतौर से डीमिंग सप्लाईज शेड्यूल 1 के जितने भी आइटम है दे आर। हम अगर क्लाइंट को वैल्यू एडिशन देना चाह रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि वहां पर जाके वैल्यू एडिशन दें। आपके बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे, बॉम्बे में कंपनी है, बॉम्बे में हेड ऑफिस है, अभी होने में हुआ क्या, उस हेड ऑफिस के पहले पूरे इंडिया में ब्रांचेस थी, वो क्या करते थे, एफ फॉर्म यूज करते थे, याद है सर सबको, यहां से बिना टैक्स के माल भेज देते थे, लॉ में परमिसिबल था, और वहां से सप्लाई करते थे, उस स्टेट का वैट लग जाता था और उस स्टेट के वैट का सामने वाले को क्रेडिट मिल जाता था, चैप्टर एंड्स देयर। अभी क्या हुआ, जैसे ही जीएसटी आया ऐसे सारे धंधे बंद हो गए, भाई ये बंद हो गई ना। लेकिन जो उनके कई सिचुएशंस में ऐसा हुआ कि वहां पर जिनके मार्केटिंग और सेल्स ऑफिस थे वो एज इट इज ओपन है। अभी मान के चलिए वहां पर हो क्या रहा है कि जो उनके मार्केटिंग और सेल्स ऑफिस है ना, किसी ने तो रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं है, और किसी ने रजिस्ट्रेशन लिया है तो वो निल की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अभी जो मार्केटिंग या सेल्स ऑफिस वहां पर खुला हुआ है वो क्या कर रहा है, इज इट नॉट अ सेपरेट पर्सन? It's altogether a separate person as per provisions of 25(4) and 5. So वो जो मार्केटिंग और सेल्स का काम कर रहा है बॉम्बे वाले ऑफिस के लिए, is it not a supply? It's absolutely a supply even if there is no consideration. So ये सारी चीजें एग्जामिन करना इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, that's very very important point. This is what where we can provide some value to the client. Just a small recap: cash flow statement difficult, I have already discussed. Financial statement, I have a lot to say about it, but I am not discussing as of now due to paucity of time. But the only thing is practically बहुत challenging हो रहा है, जहाँ पर भी ERP implemented है वहाँ पर state wise डिटेल लेना, whereas फॉर्म की रिक्वायरमेंट से ऐसा लगता है स्टेट वाइज डिटेल मुझे चाहिए ही चाहिए, उसके बिना प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ऑडिट करना। लेकिन अगर मैं स्ट्रिक्टली लॉ की बात करूं, लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है मुझे स्टेट वाइज बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं। वो कहते हैं ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ दीज थिंग्स,
सो फार एज वो सिस्टम इतना कैपेबल है कि ये अकाउंट अलग स्टेट वाइज निकाल के दे सकता है, लॉ इज कंप्लाइड, और ज्यादातर ईआरपी उसी हिसाब से डेवलप्ड है, मोर स्पेसिफिकली SAP. Verification statement in GST are 9C. We already discussed. Breakup of financial 3 months, 9 months. You all know I'm not going to discuss it. 9C, not going beyond 9. Applicability of auditing standard are there. Review before audit. Though, so this is what जब तक audit नहीं आता है तब तक हम लोग ये जो मैंने कुछ point बताए, शायद मेरा PPT आपके पास रहेगा तो you'll get some more points. Just a minute, madam. I think next जो speaker हैं is already. So now I will end my session. Sorry sir, थोड़ा सा ज़्यादा समय लिया, थोड़ा सा नहीं, कम से कम 15 मिनट में exceed कर गया. With this, thank you all of you. Thank you very much.